निर्भया कभी नहीं मरती, मारी गई है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से ले जाके वहाँ मारी गई है सिंगापुर। निर्भया केस वाली बात जहाँ आप कर रहे थे, आपने ये केस क्यों लिया? बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है जहाँ कहा जाता है कि आपकी माताजी ने आपसे कहा था। सच्चाई है, आर्टिकल की सच्चाई। ब्रजभूषण शरण का डिसाइड कर लिया मैंने कि अंदर नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। सीमा सचिन मीना मैंने डिसाइड कर लिया नहीं जाने दूंगा पाकिस्तान तो नहीं जाने दूंगा। विकास दुबे का आपके पास कॉल आया था? हाँ, वो कोरोना काल था उस समय, सब लोग मरी रहे थे, मैं भी उसी संकल्प लिस्ट में था। अमर सिंह जी उसी लिस्ट में चली गए उसी समय। क्या बात हुई थी? आप मेरे केस में कुछ करिए और कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। अगर एपी सिंह ने विकास दुबे का केस लिया होता तो वो जिंदा होता आज? हाँ, जिंदा तो होता। हमारा एक क्लाइंट था राजस्थान का आनंद पाल। आनंद पाल पर फायरिंग होने लगी जेल के अंदर, और जब आनंद पाल पर गोलियां चलने लगी तो उसका साथी बलबीर बाणुदा एकदम उस गोली चलने के आगे आ गया। जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, बस वो गाड़ी पलटी और हुआ, ऐसे हनीप्रीत का भी होता। इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ। आइडेंटिटी छिपाइए, ये लगाइए, यहाँ से यहाँ तक पुरुष सीधे पेश किया जाएगा। दरिंदा। हम 5 साल से लिव इन में रह रहे थे, इसने मुझे शादी का झांसा देके हमारे साथ 5 साल तक यौन शोषण किया। केस रजिस्टर होगा, कहाँ गया लिव इन? अब झांसा में जलंधर। सीमा हैदर है कौन? काफी सारे लोगों को लगता है कि हो सकता है वो स्पाई हो। सबसे पहले तो हमारी बहन है, इराकी बहन। अगर आपकी बात को मैं बड़ा करूं, स्पाई है वो, आतंकी है, जासूस है, तो उसे डबल फांसी दे दो। मेरी बहन बेटी अगर प्री मैरिटल रिलेशन बनाए तो मैं उसे अपने फार्म हाउस में ले जाके पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने की हिम्मत रखता हूँ। हाय बाय निहारिका में आप सभी का स्वागत है। मैं निहारिका हूँ। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं, यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू जस्ट कांट इग्नोर हिम। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर एपी सिंह। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए एंड वेरी वेरी वेलकम। बहुत बहुत आपके दर्शकों को, आपके स्टूडियो, आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले बताइए आपके बारे में एक चीज़ जो बहुत फेमस है कि एपी सिंह ऐसे केसेस उठाते हैं जिसको कोई हाथ लगाना भी नहीं चाहता है। तो नहीं, ये बात नहीं, हाथ लगाने की हिम्मत नहीं रखता, हौसला नहीं रखता, जज्बा नहीं रखता, डेयर नहीं रखता, हिम्मत नहीं करता। मतलब हिम्मत नहीं करता, वो डर जाता है। पहले उस केस लड़ने से पहले उसे रात में नींद आना बंद हो जाती है, वो सोचने में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे तो लगा कि किसी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना, और ये मैं एक बहुत बचपन की आपको बात बता दूं, मेरे अंदर क्यों ये भावना आई। मेरे फादर मुझे आर्मी में भेजना चाह रहे थे। पहले बचपन में देखते थे खूब जहाज उड़ते हुए, मेरी इच्छा पायलट बनने की थी, ये भी होना चाहिए। फिर मेरा देहरादून के सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया, तो माँ को मेरे बिना अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन तो रहा, उन्होंने वापस बुलवा लिया। मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने वापस बुलवा लिया माँ ने। फिर वहाँ से फिर उन्होंने कहा ठीक, पढ़ाया, लॉ कराया, क्योंकि पुलिस में थे तो उन्हें लगा कि शायद वकालत के माध्यम से लोगों के लिए न्याय, या उन्हें पुलिस के माध्यम में लगता होगा कि लोगों के साथ अन्याय हो जाता है, या उनके द्वारा कभी कभार अन्याय हो जाता होगा, वर्दी और डंडे की दम पे हो जाता था कभी, तो ऐसा लगा होगा। तो उन्होंने सोचा इस तरफ हमें फिर लॉ में लाए। मैं पहली बार जब एक रिलेटिव से, बरेली की सेंट्रल जेल थी, मैं अपने पिताजी के साथ मिलने गया। बहुत बड़ा नाम था उनका, और एक मामले में वो बंद हुए। लॉ मेरा हो चुका था। चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट जो थे उस समय, उन्होंने मुझे पहला कोट, पहला गाउन, सब कुछ दिया, बैंड मंगवा के पहनवाया, और सब कुछ करके बहुत अच्छी तरह रजिस्ट्रेशन हो गया था। शुरुआती दौर था। तो मेरे एक बहुत खास रिश्तेदार थे, वो बरेली सेंट्रल जेल में बंद हुए। मैं गया। अब मैं वकील होने के नाते मुझे लग रहा था कि तो छुड़ाना चाहिए, वकील का काम तो छुड़ाना है। तो मैं जब पहुंचा वहाँ बैठे मिलने के लिए अंदर, वो भी इतने रसूखदार थे कि जेल में अंदर ऐसे मुलाकात हुई। पिताजी पहुँचे थे तो वो ऐसे करके बात हुई। जब वो हम लोग बैठे थे कुर्सी पे, वो आए तो वो आके खड़े हुए, मिले और मुझसे कहा उठो, और मुझसे उठा के वो मुझे गले लग गए।
मुझे गले लग गए। वकालत की शुरुआत थी मेरी, इट वाज 1997 के बाद 98 जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका था। तो मुझे इतनी देर वो चिपटे रहे, मैंने डिसाइड किया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा वकील या वकालत में मैं बनूं कि इनको तुरंत बाहर निकाल लूं या मैं जाने ही ना देता जेल। ऐसा क्या नहीं हो सकता था। मैंने मन में उनसे नहीं कहा, उनसे तो फॉर्मल बातें हुई, मुलाकात हुई, मिलना जुलना हुआ, चले आए। बाद में समय बदला, ख़ास रिश्तेदार थे, वो रिश्ता रह गया, अलग हुआ, सब कुछ चला, ठीक है, दूरियां बढ़ी। लेकिन उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि अगर मैं वकील बनूंगा, ये मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। लोग बहुत से और केसों को जोड़ते हैं मेरे से टर्निंग पॉइंट, लेकिन आप आज तक मैंने कहीं किसी जगह नहीं बोला और किसी कहीं रिकॉर्ड में भी नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव है, क्योंकि आपका चैनल पूरी दुनिया में बहुत वरिष्ठता के साथ देखा जाता। आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप ग्राउंड जीरो से लेकर देश की जो निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता के आयाम है वो होना चाहिए, उनको बना के रखा। तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। जब मैं वहाँ मैंने ये डिसाइड किया कि वकील होना है तो ऐसा बनना कि अगर मैं डिसाइड कर लूँ कि ये व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा जेल, तो नहीं जाएगा। अगर मैं डिसाइड कर दूं इसकी आज बेल होगी तो बेल होगी। अगर मैं डिसाइड कर लूं ये केस क्वैश होगा, खत्म होगा, बरी होगा, तो वो बरी होगा। और हुआ। और कई मामले इस बात के आप लोगों ने बाद में देखे कि ऐसा क्या था ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में, तो पॉक्सो लग गई, दरिंदा बन गया, बलात्कारी हो गया, बहुत लोग विरोध हुआ। जो आपने ओपनिंग में कहा, कुछ लोग प्यार करेंगे, कुछ घृणा करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, देखेंगे जरूर क्या हो रहा है। मत अलग हो सकते हैं, अभिमत अलग हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उसको तो मैंने डिसाइड किया। अब मैं जब भी वकालत में, उसके बाद मैं 28 साल हो गए, उस समय के गुजरे हुए 28 साल वकालत में हो गए मुझे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जो डिसाइड कर लो वो होना है। तो ब्रजभूषण शरण का डिसाइड कर लिया मैंने कि अंदर नहीं जाने दूंगा, तो नहीं जाने दिया। सीमा सचिन मीना मैंने डिसाइड कर लिया नहीं जाने दूंगा पाकिस्तान, तो नहीं जाने दूंगा। आखिर तक पहलगाम घटना के बाद बहुत परेशानी हुई। ये सब ओवरऑल आपने देखा। और बहुत से ऐसे केस, स्वामी चिन्मयानंद की मैंने डिसाइड किया बेल होगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट से होगी, इसी सुनवाई पे होगी। स्वामी चिन्मयानंद से शाहजहांपुर में जो गृह मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे, शाहजहांपुर में मालिश प्रकरण में बंद थे। मैं मिला तो उन्होंने कहा यहीं से हो जाएगी। मैंने कहा यहीं से होगी और कल की डेट में ही होगी बेल। डिसाइड किया। तो डिसाइड करने से भी आधा काम हो जाता है। जब दृढ़ निश्चय कर लो, पक्का इरादा कर लो कि ये करना है। ये प्रेरणा मुझे उस रिश्ते से मिली थी जो मैं जेल में, मैं चाह रहा था कि इस व्यक्ति को बाहर होना चाहिए, ये अंदर नहीं रहने चाहिए, लेकिन वो अंदर रहे। उसके बाद भी बहुत दिन तक रहे, बहुत खास रिश्ते में थे। लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि वकील बनूंगा तो ऐसा बनूंगा, इस तरह की नहीं वकालत करूंगा। हुआ नहीं हुआ, जज साहब ने नहीं किया, नहीं मिली बेल, रिजेक्ट हो गई, डिसमिस हो गई, एडजर्न हो गए, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इससे क्लाइंट निराश हो जाता है, इससे उसे निराशा मिलती है। अगर हाथरस भगदड़ मामले में, नारायण साकार हरि भोले बाबा के प्रकरण में आपने देखा, सबने जोर लगा लिया, माफ कीजिए आप सब मीडिया ने भी पूरा जोर लगाया, बाबा अंदर जाएगा, भोले बाबा अंदर जाएंगे, अब गए, अब गए, अब गए। लेकिन डिसाइड कर लिया नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। एसआईटी ने भी क्लीन चिट दी, न्यायिक आयोग ने भी क्लीन चिट दी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्लीन चिट दी। उसमें तो देखा, ये इस तरह के उदाहरण है। किसान आंदोलन हुआ, पूरा देश सड़कों पे था और बरसों सड़क पे बीत गए। गर्मी बीती, बारिश बीती, सर्दी बीती, सब कुछ, सारी सीजन बीत गई। पेड़ उगाए थे सड़कों पे, जहाँ ट्रक हाईवे चलते हैं, पेड़ उगाए थे, लोग रह रहे थे वहाँ, मकान मतलब पूरे टेंट बना के रह रहे थे। फिर जब मैं उतरा उस पर, किसान, भारतीय किसान यूनियन बानू, भारतीय किसान लोक शक्ति, भारतीय किसान जनशक्ति, बहुत से किसान संगठन, दर्जनों किसान संगठन हमारे से मिले, उन्होंने, हमने डाला। जब सुप्रीम कोर्ट में फिर लगातार बहस हुई, कोरोना चल रहा था, तो कोरोना मुझे नहीं रोक पाया। मैं फिजिकल जाकर वहां कोर्ट में, कोर्ट ऑनलाइन सुनती थी वीसी, लेकिन मैं कोर्ट प्रेमिसेस में जाके लगातार 3 दिन तक बहस हुई और उस पर सैनडाई स्टे मिला। उन किसान कानूनों पर जो बिल बने थे, सरकार ने बने, उस पर स्टे मिला और बाद में मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई और वो बिल रिपील हो गए, वापस हो गए। तो ये एक भावना, मेरा कहने का मतलब एक भाव है जो मुझे बचपन के शुरुआती दौर में मिला। 98 में वकालत के उस दौर में मैंने जेल में डिसाइड किया कि अब मैं
क्योंकि मैं सुन रहा था बातें, अभी बेल लगनी है, अभी बेल पड़नी है, अभी बेल नहीं होगी, अभी तारीख मिलेगी, अभी हाई कोर्ट। मैं चाहता था वो व्यक्ति बाहर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने कहा यही भाव जो मेरा है, मैंने इसमें बहुत छोटी सी, जो मैं इस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए कर रहा सोच रहा हूं, यही व्यक्ति हर जेल में रहने वाले व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, उसके व्यक्ति, उसका परिवार, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, अगर संत है तो उसके फॉलोअर्स, उसके अनुयायी और जो भी है तो उसको चाहते होंगे। और ये हुआ, उसमें हुआ। अररिया की आरती यादव। फिर मैंने कहा डिसीजन कि क्या मैं डिफेंस की तरफ से ही ज्यादा अच्छा कर पाता हूं, क्या मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी अच्छा कर लूंगा क्या? फिर मैंने किया प्रयोग। अररिया की आरती यादव, छोटू यादव लड़की थी, प्यार में थी अररिया आरती यादव, सबको पता है कहानी, लव स्टोरी चली, क्योंकि वो लव स्टोरी ऐसी थी जो 2023-22 की लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा को हमने नहीं देखा, लेकिन मैंने उस लव स्टोरी को देखा। उस लड़की के सामने उसके पति फैंसी की, प्यार करने वाले की हत्या कर दी, उसके मायके वालों। उसने भी कठोर दृढ़ता के साथ हमारा साथ दिया और हमने 2 साल के अंदर अररिया बिहार जैसी ट्रायल कोर्ट से, वहां ट्रायल कोर्ट से 2 साल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना 10 के 10 लोगों पे लगवाया। वो 10 लोग कौन थे? उस लड़की का पिता, उसकी माता, उसका भाई, उसका चाचा, उसका ताऊ, उसका बहनोई, उसका मौसा, सब ये रिश्तेदार थे सब। तो मैंने दृढ़ निश्चय किया कि हाँ, क्या मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अगर मैं कंप्लेनेंट की तरफ से हूं तो क्या इसे न्याय दिला सकता हूं। न्याय दिलाया और फिर पटना हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई और उनको आज भी सजा है, वो जेल में है। और उसका शादी करा दी, उसके छोटे भाई से शादी करा दी, बच्चा हुआ, वो एक अच्छी स्मूथ जिंदगी जीने लगी। तो एक वो पक्ष भी था कि क्या हम कंप्लेनेंट के लिए भी कर सकते हैं, कि डिफेंस के लिए भी कर सकते हैं। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, आशुतोष महाराज जी का बहुत बड़ा मिशन, सब धार्मिक रूप से करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं और समाज को दिशा देने का काम करते हैं। वो मुझे बहुत पहले से प्यार करते थे, जानते थे, सम्मान देते थे, आदर दिया उन्होंने। जब वो समाधि में चले गए, महासमाधि, तो वहां एक सवाल आया। जब मैं पहुंचा उनके आश्रम पंजाब में, वहां देश की मीडिया थी। उन्होंने पूछा, क्या आप यहाँ एक एडवोकेट के रूप में आए हैं या भक्त के रूप में आए हैं? तो मैंने कहा, एक भक्त ही अच्छा एडवोकेट हो सकता है। मैं यहाँ भक्त के रूप में आया हूँ और भक्त के बाद मैं एडवोकेट हूँ, पहले यहाँ भक्त हूँ। तो वो केस फिर लड़ा और उसमें भी उनके जो पुत्र थे, जैविक पुत्र थे, वो मांग रहे थे कि इनका अंतिम डेड बॉडी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि संत थे, उन्होंने सब कुछ ट्रस्ट को दे रखा था, उनके जीवन में कुछ नहीं था, सब कुछ ट्रस्ट को था, बच्चा, पत्नी, सब जीवन में छोड़ चुके थे। तो आश्रम सनातन का धर्म कहता है, जब इस आश्रम में आप जाते हैं तो कुछ नहीं बचता। तो उनकी समाधि वहीं हुई और समाधि है। सारे दावे उनके, चंडीगढ़ हाई कोर्ट आए, वो सुप्रीम कोर्ट आए। मैंने वो लड़ाई लड़ी नहीं, केवल लड़ी नहीं, जीती, और खूब अच्छी तरह जीत के उसे दिखाई। तो एक उसके लिए भी देखा, प्रयोग किया कि हमने कहा कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कई मामले जीवन में चलते रहे, जीवन में होते रहे, और उनको देखा कि इस तरह से। अच्छा, 28 साल बाद जब हम आज डॉक्टर एपी सिंह से बात करते हैं तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट है कि क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करते गए, क्या जीता, कहाँ लड़े। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? जब आपने शुरू किया होगा, कैसे केसेस आपको मिले, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है? आप कोर्ट में जाते हैं, लड़ते हैं, पहली बार में डर लगता है, या जब कोई सामने आपसे बड़ा लॉयर होता है शुरुआती दिनों में, तो वहाँ खड़े रहना, वहाँ बहस करना, अपना पॉइंट सामने रखना, वो सब कैसे होता है? देखिए, शुरुआत में चंद्रा स्वामी जी तांत्रिक सम्राट थे। हौसला इसलिए बढ़ा था, उनके विश्व धर्मायतन जो आश्रम है, C28, C29, 2 कोठियों को बनाया गया था। कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, उसमें C28 हेमा मालिनी के नाम है, वो आज भी C29 धर्मेंद्र जी के नाम है, दोनों के नाम है। तो वो उन्होंने बनाया। तो वहाँ जब वकालत की शुरुआत थी, जब शुरुआत से व्यक्ति देख रहा, नरसिम्हा राजू को आते हुए, ज्ञानी जैल सिंह को आते हुए, देश के तमाम नामचीन लोग आ रहे हैं, विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, देख रहे हैं, उनके साथ लाव लश्कर आ रहा, तो वो दिखता रहा और वो हमें लेके जाते थे। चंद्रा स्वामी जी महाराज विदेशों में, एक समय मेरा जो पासपोर्ट होता था उसी में वीज़ा लगा देते थे, साइड में चिपका देते थे। तो फूल के ऐसा हो गया पूरा, जैसे कोई फुला दे, किसी गुब्बारा जैसे फूल जाता, फूला फूला रहता था। तो ये एक था, कहीं चाइना जा रहे हैं, बीजिंग जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो लोगों से मिलना, ये सब, और उनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा।
उनका डांटना लोगों को, संत थे, तांत्रिक थे, चंद्रा स्वामी थे, वो तो किसी को भी कुछ भी डांट देते थे तो सब सुनते थे। तो उनका साथ, उनका प्यार बहुत अच्छा रहा। माननीय अमर सिंह जी रहे राज्यसभा सांसद और अभी उनका कोरोना में देहांत हुआ। वो उनका साथ हमें बहुत अच्छी मजबूती से देता रहा। उनसे मिलने गया जब मैं अमर सिंह जी से जेल में, जब वो नोट कांड हुआ था, तब वो मस्त बैठे जेल में। अब मुझे लगा कि मेरे रिश्तेदार हैं, बड़े दुखी होंगे, बड़े परेशान होंगे। मैं भी अपना बड़ा सा मायूस सा चेहरा लेके गया कि अब जेल में तो हैं। अब वो खुशा, अरे आओ आओ आओ, और क्या हो रहा है, हाँ हो रहा है, वाह। मतलब कोई ये फीलिंग नहीं कि वो जेल में है। कह रहा और चर्चा कैसी है बाहर, मैंने अच्छा काम किया ना। मतलब भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए नोट लेकर सवाल पूछे जाते थे सांसद, तो उस बात को उन्होंने उजागर किया, तो उन्हें उस पर गर्व था। तो इस तरह से ऐसे वातावरण रहा जिसे कहते संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। तो ये एक कहावत भी है और एक जीवन में। और बचपन में इसका एक और प्रभाव रहा। मेरी माता जी ने मुझे बचपन में कविता याद कराई थी, वो सिलेबस में थी। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये कविता थी, मैं उसका अर्थ नहीं समझता था। मैंने रट ली, लिख दी, पास हो गया, चलता रहा, बोलता रहा, हो गया काम। लेकिन जब मैं लॉ में उतरा इस फील्ड में, तब मेरी माँ ने एक दिन बैठाल की कि वो कविता याद है तुम्हें, कौन सी, कि वो सामने हमने के याद है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कहीं वो अब याद नहीं करने की, अब तुम्हें अमल में लाने की। अब जब वकालत में सामने में उतरोगे तो सामने पहाड़ भी होगा, जो आपने कहा ना, सिंह की दहाड़ भी होगी। हम उसमें कहाँ पर फिट बैठेंगे, सिंह तो राजा होता है। ऐसे भी वकील आए सामने, जो आपने कहा बहुत बहुत नामचीन लोगों के सामने खड़ा होना पड़ा। तो सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, मैं कभी डरा नहीं, मैं कभी झुका नहीं। बस इतना बदला मैंने उसमें था, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। फिर मैंने माँ को कई केसों की जीतने के बाद मैंने बताया कि माँ, सामने पहाड़ था, सिंह की दहाड़ थी, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी डिगा नहीं, मैं कभी डरा नहीं, मैं कभी झुका नहीं। तो उसका असर रहा। अच्छा, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि जेल को वैसे तो लोग कह देते करेक्शन होम है, आप अंदर जाएंगे, आप सुधर के आएंगे, लेकिन अमीरों के लिए उसे ससुराल कह दिया जाता है कि आपको पैसा है, आपका रसूख है, तो आपको जेल के अंदर सब कुछ मिलेगा। और गरीब होता है तो वो अंदर भी प्रताड़ित होता रहेगा कि एक ही सेल है जिसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनको अपना पर्सनल सेल मिल जाता है, जिन्हें जो खाना है वो बाहर से आ भी जाता है। तो ये जो भेदभाव है आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा। ये सबसे ज़्यादा मैंने फील भी किया है। वकालत की शुरुआत थी 97-98, चंद्रा स्वामी जी जेल गए लखू भाई पाठक चीटी कांड में। 30,000 में सेशन जज प्रेम कुमार साहब सीबीआई के वहाँ सुनते, सीबीआई का केस था। उस समय तो सीबीआई की बड़ी बात थी ना। अब तो सीबीआई नॉर्मल हो गई, हर एक को उठाओ सीबीआई सीबीआई सीबीआई, हर केस में सीबीआई जांच की। उस समय सीबीआई का एक रुतबा होता था। और सीबीआई के जज बनाए गए थे प्रेम कुमार जी, सेशन जज, बहुत ईमानदार। उस समय स्टिक का पेन, केसरिया रंग का आता था, स्टिक का 2 रुपए का पेन आता था, वो रखते थे, बंद खाते थे। और उनका फ्लैट सामने था तीसारी के, पैदल चले जाते थे। और पैदल, नहीं गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत साधारण से ईमानदार व्यक्ति। तो उनके समय हमें जेल जाने का अवसर मिलता था, तो उनका आश्रम से खाना जाता था, तो उन्हें कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई, सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था। हाँ, जेल और न्याय आज भी दोनों चीज़ें, धनबल जनबल बाहुबल के आगे, एक जैसे मकड़ी का जाला होता है ना किसी बंद पुराने मकान में, बहुत पुराना मकान बंद, मकड़ी के जाले की तरह, वो न्याय का है। उसमें धनबल वाला आता है, फाड़ के चला जाता है, जनबल फाड़ के चला जाता है, बाहुबली फाड़ के चला जाता है। उसके मैं उदाहरण दूंगा, उसमें छोटे छोटे मकड़ी, कीड़े मकोड़े, वो बेचारे अंदर नहीं पहुंच पाते, वहीं लटक के, झुंग मगर मक्खी वहीं वहीं लटक के, मर के, सूख के, सिकुड़ के मर जाते हैं। कोई छिपकली आती खा जाती, कोई कुछ अपना भोजन उन्हें बना लेता, खत्म कर देता। आपने देखा, हमारे ही क्लाइंट भी रहे जेल में, उनके लिए तालाब खोदे गए, तालाब खोद के उनके पसंद की मछलियां डाली गई, और मछलियां उनके स्वाद की बन जाएं, ज़्यादा बन जाएं और बच जाएं, तो उसके लिए फ्रिज रखा गया जेल में, फ्रिज में रख के सुबह नाश्ते में खाई जाएंगी। तो ये भी हुआ। और फिर उन मछलियों से हार्ट सही होता है, डॉक्टर्स बताते हैं मछलियों से और कॉड लीवर ऑयल से दिल में अच्छा रहता है, दिल सही काम करता है, स्मूथली काम करता है। फिर वही मछलियाँ, वही दिल, वही हार्ट, वही जेल, वही हार्ट फेल हो गया जेल में ही।
मेडिकल रिपोर्ट में आया हार्ट फेल, एक्सपायर्ड। लोग कहते रहे जहर, ये वो बड़े सवाल उठाते रहे, लेकिन रिपोर्ट तो रिपोर्ट है। तो ये समय है, वक्त है, बदलता रहता है। इसलिए न्याय की बात, पीछे आपने एक प्रकरण सुना तिहाड़ जेल में, कितना बड़ा चीटिंग का प्रकरण हुआ, फ्रॉड हुआ, सुलेख उसका हुआ प्रकरण, वो भी हुआ जेल में। ऐसा है और ये अभी नहीं रुक पाया और मैं नहीं लगता रुक पाएगा, क्योंकि बाहुबली भी आ रहे हैं। अब देखिए अभी पीछे नीरव मोदी के लिए प्रत्यार्पण पे कितने शर्म की बात थी हमारे देश के लिए। अमेरिका की कंपनी, अमेरिका के लोग, अधिकारी तिहाड़ जेल विजिट करने आए कि वहां हम नीरव मोदी को रखेंगे तो कहां रखो ये दिखाओ। अरे हम ये दिखाएंगे अपनी जेलों में? क्या पार्क है हमारी जेल? क्या म्यूजियम है हमारी जेल? घूमने आओ, देख के कहां क्या है व्यवस्था। अरे इतने दिन से हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल रह गया, हमारा डिप्टी सीएम रह गया, हमारे सांसद रह गए, हमारे पीवी नरसिम्हा राव रह गए, हमारे प्रधानमंत्री रह गए, हमारे मुख्यमंत्री रह जाते हैं, हमारे वित्त मंत्री रह जाते हैं, हमारे जो गृह मंत्री रह जाते हैं, चिदम्बरम जी रह गए, देश के बड़े बड़े नामचीन लोग वहां रह गए। कोई विजिट नहीं करने आया तिहाड़ जेल। वो आएंगे, वो इतने बड़े रुस्तम हैं, चीटिंग फ्रॉड करने वाले, जेल विजिट हो रही है, रिपोर्ट जाएगी। अरे मैंने कहा कमाल है, तुम दिखा रहे हो एशिया की सबसे सुरक्षित जेल। हमारा लॉरेंस बिश्नोई वहां रह गया, तब तो किसी ने विजिट की। काला जठेरी रह गया, संदीप रह गया, अनुराधा चौधरी रह गई, लेडी डान। क्या उनसे ज्यादा कीमती उनकी जान? वो भगत सिंह का गीत गाता है, और नीरव मोदी कभी भगत सिंह का गीत गाता है? हमारा लॉरेंस बिश्नोई गीत गाता है उसके, तो वो नहीं, उसके नहीं विजिट करी, उसके लिए विजिट कर रहे हैं जाके। हमने कहा ये रोको विजिट, कहीं वीडियो मत बाहर जाने देना। मैंने लिखा डीजीपी जेल को, मैंने इससे तो सुरक्षा व्यवस्था खतरे में, वो बाहर भेज दे। सच बात है, ऐसा हुआ भी था। बीबीसी लंदन ने एक फिल्म बनाई थी इंडियाज डॉटर, तो उसने परमिशन ले ली, लेस्ली वुडविन थी, उन्होंने इंडियाज डॉटर, जब निर्भया केस चल रहा था, और उन्होंने परमिशन करा के मुकेश का इंटरव्यू ले लिया जाके जेल में किसी तरह से। अब अप्रोच थी और ले लिया इंटरव्यू कहां टेली का, इंटरनेशनल वुमेन डे पे, कहां से टेली, यहां तो रिपोर्ट हो गई, एफआईआर हो गई, यहां नहीं, वहां लंदन से बैठ के टेलीकास्ट कर दिया जाके, जेल से बोल रहा है। तो ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी खतरा था। तो हमने कहा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जेल, जो आपका सवाल है कि जेल में अभी भी फर्क है, वो फर्क था, है, और अभी मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कितने समय तक रहेगा, लेकिन रहना नहीं चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, नेचुरल जस्टिस का जो पैमाना है वो बराबर होना चाहिए। गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबके लिए अगर जेल है तो बराबर होना चाहिए। सुधार गृह है तो उसे सुधार गृह बनाइए, उसे दिखाइए, दिखने दीजिए। केवल गाना वहां बजता है, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया, और वहां मिल रही स्मैक, वहां मिल रही चरस, वहां मिल रही गांजा, वहां मिल रही अफीम, वहां मिल रही कोकीन, वहां मिल रही हशीश, वहां मिल रही शराब, वहां मिल रहे ब्लेड, वहां मिल रही, ये उचित नहीं है। ये किसी तरह से उचित, सुधार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सेंट्रल जेल में भी परिवर्तन हो रहा है। विभिन्न तरह तरह के अधिकारी, कुछ अधिकारी थोड़ा सा शिथिल होते हैं, लेकिन बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जो जेलों के सुधार के लिए काम कर रहे हैं। और जेलों में जो हत्याएं हो जाती थी, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता था, वो काफ़ी हद तक रुका है और परिवर्तन हुआ है। और मैं आशा करता हूँ आगे आने वाले समय में जेलों में काफ़ी सुधार होगा और बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। हमें आशान्वित रहना चाहिए कि आज की हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर देश में परिवर्तन आएगा। ठीक है, जहां आपने बात की निर्भया वाले केस की, राम सिंह भी तिहाड़ के अंदर मारा गया, मरा हुआ पाया गया। आप कहेंगे मरा हुआ पाएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ मारा गया। एक दिन पहले जो व्यक्ति साकेत कोर्ट में, मैं तो ट्रायल में एडवोकेट था, 4:30 बजे मिलके जा रहा है, पूछ के जा रहा है कल क्या क्या होगा, कल, इसका मतलब वो कल देखना चाहता है, कल जीना चाहता है, कल सुनना चाहता है अपने वकील एपी सिंह को कि कल क्या क्या होंगे। ये बातें हैं उसकी एक दिन पहले की, एक दिन पहले, और तो छोड़िए एक दिन पहले की बातें हैं, क्योंकि वो मुख्य आरोपी था, उसे डरा रखा था, तू तो किसी तरह नहीं बचेगा, तो उसे लगता था क्या। लेकिन उस समय जो ऐसी हवा चली रेप केस को लेके, जो एक्यूटल होने थे उनके केस कन्विक्ट हुए, जिनकी बेल होने थी उनकी बेल कैंसिल हुई, रिजेक्ट हुई, जो मतलब आशान्वित थे कि हमारे समझौते हो गए, अब हमारे कंप्रोमाइज हो गए, पैसों का लेन देन हो गया, तो अब हम बरी हो जाएंगे,
वो सब काम खराब हो गया, क्योंकि एक ऐसी आंधी चल पड़ी थी रेप केस को लेके बहुत तेजी से, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो वहां जो लोग और थे अंडर ट्रायल प्रिजनर, जो यूटीपी थे और यूटीपी, उन्होंने बस डिसाइड किया, उसमें जो उस समय के तत्कालीन पुलिस अधिकारी थे वो भी शामिल हो गए, ढील डाल दी। मैं नहीं कहता मारने में तो शामिल क्यों होंगे अपनी जेल के, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो लापरवाही। जब मैं पहले से मांग कर चुका था कि सीसीटीवी कैमरे लगाइए बैरक में, सीसीटीवी कैमरे लगाइए, अलग रखिए, इनको सेपरेट करिए, इनको मार दिए जाएंगे, विरोध है, विरोध, बहुत बड़े पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ी हुई हैं। उससे एक दिन पहले शीला दीक्षित जी होके आई जेल में, एक दिन पहले शीला दीक्षित जी जा रही हैं, वो कार्यक्रम था, लेकिन एक दिन पहले ही डेट पे हमसे राम सिंह मिल रहा है, कल के लिए पूछ रहा है, और उसी रात में 1:30 बजे हमारे पास एएनआई का फोन आता है। ये भी किसी को नहीं पता, ये भी किसी को नहीं पता कहां से मुझे पता चला। एएनआई हमारे डायरेक्ट टच में था, एएनआई पीटीआई उस समय के हमारे बहुत अच्छे थे, वो लगातार फॉलोअप करते थे। उन्होंने फोन किया, सिंह साहब आप सो रहे हो? मैंने कहा सो तो रहा हूं, कै बजे देखूं? 1:30 बजे, कि बस राम सिंह का काम हो गया। तो समझिए आप हमारे सोर्सेस की, जो हमारे तेजस्वी यादव कहते थे सूत्र को, कि पता नहीं क्या क्या कह दिया आप शब्द, तो सूत्र होते हैं साहब, मीडिया के तो सूत्र होते हैं, परफेक्ट सूत्र थे, और उनका बताया हुआ सुबह को रिपोर्ट में आ गया, और सारा कुछ हुआ। तो इस तरह से वो भी हुआ, बिस्कुट किंग का हुआ, और कई कई हत्याएं हुई जेल में। तो ऐसा होता है, और ये चीज़ें हैं। गैंगवार हो जाते हैं कई बार। गैंगवार को तो मैं जेल की लापरवाही क्या कहूँ, वो तो संभाल ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये तो संभाल सकते हैं वहां चाकू क्यों पहुंचे। हमारा एक क्लाइंट था राजस्थान का, आनंद पाल, उसको मैं सरेंडर करा रहा था, बाद में उसका फेक एनकाउंटर हुआ, वो ट्रायल हुआ, उसमें जो एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी थे दंडित हुए, और उन पे आरोप पाया गया और आरोप हुआ, वो केस चल रहे हैं। लेकिन बीकानेर सेंट्रल जेल, इस मतलब बहुत अच्छी सेंट्रल जेल बीकानेर, वहां रिवॉल्वर कैसे पहुंच गया? वहां रिवॉल्वर पहुंच गए, गोलियां चलने लगी, आनंद पाल पर फायरिंग होने लगी जेल के अंदर। सोचिए आप, जेल, सेंट्रल जेल बीकानेर, और जब आनंद पाल पर गोलियां चलने लगी तो उसका साथी बलबीर बाणुदा एकदम उस गोली चलने के आगे आ गया, उसने धक्का देकर आनंद पाल को बचा लिया और अपने गोलियां खा ली, और बलबीर बाणुदा वहीं मारा गया जेल के अंदर। रिवॉल्वर कहां से पहुंच गए? सोचिए आप, गोलियां कहां से पहुंच गई? और ऐसे रिवॉल्वर नहीं जो मिस हो जाएं, चलने वाले, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ इस तरह से। पेश करते समय, हॉस्पिटल ले जाते समय अतीक का उठा के, उसमें तो पत्रकारिता को भी दामन, थोड़ा सा आईडी को भी गलत किया। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं पसंद करता कि पत्रकारिता जैसे बहुत रॉयल पेशे पे इस तरह के आरोप लगें, लेकिन हुआ, वो आईडी लेके पहुंच गए और फायरिंग करने लगे। तो इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो होती है, और वो चूक उचित नहीं है, अच्छी नहीं है, संभालना चाहिए उसको, दृष्टिकोण विदेशों की तरह करना चाहिए। आजकल सीसीटीवी है, उससे मॉनिटरिंग की जा सकती है। निर्भया केस वाली बात जहां आप कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा है, बहुत सालों से रहा है, अब तो 12-13 साल हो गए इस केस को, लेकिन आपने ये केस क्यों लिया, क्यों हाँ कहा? बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है जहाँ कहा जाता है कि आपकी माताजी ने आपसे कहा था। सच्चाई है, आर्टिकल नहीं, सच्चाई। तो कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से ये केस आपने लेने का ठाना? एक्चुअली हमारा एक मकान 370 दीपाली पीतमपुरा है, एक ऑफिस FA 329 मानसरोवर गार्डन है, एक फार्म हाउस है GT करनाल रोड पे। तो वकील की मशहूरी तो जेल में ही होती है। क्यों? क्योंकि जेल में उनको कोई और काम ही नहीं है, वकील की तारीफ करना, वकील की बुराई करना, वकील के बारे में बात करना, वकील की केस के, यही करते रहते हैं पूरे दिन। वो बिना डिग्री के सब वकील हैं। तो जब ये अक्षय ठाकुर था, उसमें अक्षय ठाकुर, पवन, विनय, ये सब थे मुलजिम। तो अक्षय ठाकुर की वाइफ उससे मिलने पहुंची सबसे पहले, बिहार से आके, वो दूर थी, बच्चे को लेके, उसका 6-7 महीने का बच्चा था उससे, तो लेके पहुंची। तो लोगों ने उससे कह रखा था अगर AP सिंह तेरा केस लड़ लें तो कुछ हो सकता है। इसका मतलब वो जानते थे ये लड़ सकें तो लड़ लें तो क्या है। तो उन्होंने नाम बता दिया, और नंबर भी लिख दिया, हो जाए। ये भी तो भाई अपराधी किसी के नहीं होता। तो जब जेल में चल रहा था ये कारण सब, तो जेल से जब नंबर लिख के दे दिया, तो वो सबसे पहले अक्षय कुमार की पत्नी सुनीता
वो सबिता, वो आके हमारे दीपाली पीतमपुरा ऑफिस पे वहाँ पहुंची। वहाँ मैं नहीं था, तो लोगों ने, पास पड़ोस के लोगों ने कहा, सर्दी का तो समय था ही, दिसंबर था की लास्ट, बात है। बच्चा छोटा, बाहर की महिला, पूछती पाछती पहुंची, आवाज में भी बिहार की थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क। तो उनका केस कराना है और हमें दिया है, यहीं मिलेंगे, यहीं ऑफिस है, घर है, कि हाँ यहाँ मिलते हैं, मिलेंगे। और क्या है, बैठाल दिया। महिला के प्रति लोगों में आज भी संवेदनाएं हैं। हमारे दीपाली पीतमपुरा के इतने अच्छे पड़ोसी हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मैं ना भी हूँ तब भी पास पड़ोस के लोग अच्छा करके पानी चाय सब। तो उसको ऐसा कहा कि अच्छा ऐसा केस है, तो उन्हें कुछ कुछ एहसास था क्योंकि टीवी में चल रहा था। तो उन्होंने कहा अगर लड़वाना चाहती हो तो उनकी माता जी हैं, वहाँ रहती हैं फार्म हाउस में, वहीं मंदिर वगैरह बना हुआ है सब हमारा, तो वहाँ चली जाओ, तो वो उनसे मिल लेना जाके। आज तो वो नहीं आए, कभी कभार जाता हूँ वहाँ, कभी नहीं जाता। तो उन्होंने वहाँ का पता लिख के उसे दे दिया। वो वहाँ पहुँच गई ऑटो लेके, वहाँ पहुँच गए बेचारे। तो वहाँ पहुँचे तो ऑटो रुकता है तो पता ही चल जाता है कोई बाहर से आया ऑटो वाला, ऐसा है। तो गई वहाँ, मिली माता जी से हमारी। तो माता जी को बताया कि ऐसे ऐसे हूँ मैं और मेरा केस है, मेरा पति पकड़ लिया गया झूठा, और वो उस दिन था वहाँ मेरे पास, और यहाँ पुलिस ले आके पकड़ लिया। मेरा बच्चा है, नौकरी के लिए आया था। तो कोई बात नहीं, बंद हो गया, वो बेल करा देगा, हमारा लड़का छुड़वा देगा, कोई बात नहीं, वकील है, कहाँ से, जेल से नंबर दिया, ठीक है बैठो। तो उसे दूध पिलाया, बच्चे को भूखे थे, उसको ठंड थी तो उसे कपड़े वपड़े भी उड़ाए दिए। तो फिर उसके बाद वो, उन्होंने कहा ठीक है कैसे करते हैं, जूनियर वहाँ काम कर रहे थे, ऑफिस पूरा था। तो उन्होंने कहा ठीक है क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा वकालतनामा दे देते हैं माता जी। भर के दे दिया, नाम अक्षय कुमार सिंह, एलिस ठाकुर, सनाफी, ये पता वता, FIR ये लिख के दे दी, और उसको वकालतनामा दे दिया कि अटेस्ट करा लाओ जेल से अटेस्ट हो जाएगा तभी वो केस लड़ेंगे। वो लेके अगले दिन बिना मुझसे मिले, माता जी के एश्योरेंस पे वो चली गई, और वहाँ जाके प्रोसेस होता है, दिया जेल में। वो भी अक्षय कुमार सिंह खुश हो गया, उसने जेल में चर्चा कर दी कि AP सिंह का तो वकालतनामा आ गया, वो तो करेंगे, मेरा केस लड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, लेके आ गई। फिर अगले दिन आई तो मुझे मिला कि इसका ये केस करना है। तो मैंने कहा माता जी, जब बसंत विहार, ये नाम वो नाम, अब माता जी टीवी नहीं देखती हमारी, वो तो रामायण गीता उपनिषद उसमें रहती, ना कोई हमारे यहाँ इस तरह के अखबार वगैरह आते हैं जो फ्रंट पेज पे छपे हुए चल रहे हों। मैंने कहा अम्मा जी, ये बड़ा बवाल केस है, इस केस में, ये तो बवाली केस है, इसमें बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें बहुत विरोध हो रहा है। अम्मा सुनती रही, मैं बताता रहा, मैं नॉर्मल बताता रहा उन्हें, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा पलपता चढ़ा गया बड़ा। उतनी देर मैं विरोध बताता रहा, इसमें ये हो गया, ये हो गया, उसके साथ बहुत किया। तो माँ ने एक ही बार में मेरी सारी बातें खत्म कर दी कि तुम्हें वकील लोगों ने बनाया था कि मैंने बनाया था, तुम्हें लोगों ने पैदा किया था कि मैंने पैदा किया था, तुम्हें लोगों ने बड़ा किया था या मैंने बड़ा किया। मैं तो चुप हो गया। मेरी अम्मा तो बहुत नाराज हो गई, पता नहीं इस महिला ने कितना उन्हें प्रभावित कर रखा है। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा मैं लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा, मैं बिल्कुल अच्छी तरह लड़ूंगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस लड़ना है, लड़ना है, बस पकड़ो कागज और उनसे मिलो, लड़ना। फिर मैं जेल में गया, वहाँ कोर्ट में गया, साकेत कोर्ट उस समय बनी थी, नई बनी थी 2012 में। फिर वहाँ चलने लगा, फिर डे टू डे हियरिंग शुरू हुई, सब कुछ हुआ, और मैंने उस बात को, अपनी माता जी के दिए गए वचन को बखूबी पूरी तरह से 20 मार्च 2020 तक पूरी तरह से निभाया। और हमारे क्लाइंट ने भी पूरी शिद्दत के साथ। नहीं, क्लाइंट क्या होते हैं, ट्रायल कोर्ट में कुछ रिलीफ ना मिले तो हाई कोर्ट में छोड़ देते हैं, वकील बदल देते हैं। हाई कोर्ट में रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में वकील बदल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ना मिले तो राष्ट्रपति के यहाँ बदल देते हैं। फिर SLP, रिव्यू, क्यूरेटिव, सारा प्रोसेस होता रहा। रात में सुप्रीम कोर्ट खुली, हाई कोर्ट खुला, राष्ट्रपति भवन खुला, गवर्नर हाउस खुला, सब तक मेरे क्लाइंट उस दिन तक और आज तक, चाहे अक्षय कुमार सिंह की पत्नी हो, अब तो वो राजनेता हो गई है बिहार में, वहाँ की प्रमुख हो गई है, गांव चुनाव में जीत के प्रमुख हो गई है, चाहे पवन गुप्ता के फादर हों हीरालाल जी, चाहे विनय शर्मा के पिता हों, चाहे ये लोग हों, राम सिंह और उनका परिवार में तो कोई रहा नहीं। फादर ड्यूरिंग ट्रायल मर गए थे, माँ भी मर गई, और राम सिंह मरी गया था, मुकेश बचा था, वो एक्सिक्यूशन हो गया, तो उनका परिवार तो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ये जो परिवार थे, और अक्षय, विनय, पवन, ये पूरी तरह से परिवार आज भी
रक्षाबंधन वाले दिन सबसे पहले कोई आएगा तो विनय की बहन आएगी और पवन की बहन आती है, उसी तरह से राखी बांधती है और आती है और पूरे सम्मान के साथ। कोई सब्जी लगाता है, कोई फल बेचता है, तो वो अपने हिसाब से सीजनल सीजनल सब्जी तो महंगी सस्ती होती है, एक्स्ट्रा सब्जी जो बिना सीजन की वो महंगी होती, तो उसे लेके आएंगे, ये लो जी ये सब्जी ये फल। मतलब आज भी वो सम्मान बना हुआ है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि एग्जीक्यूशन हो गई केस में, लेकिन वो आज भी उसी तरह मानते हैं, उसी श्रद्धावत। तो ये मेरी माँ के प्यार का या माँ के आदेश का फल था। नहीं, क्लाइंट तो काम होने के बाद कौन पूछता है, कौन काम निकला हो गया छुट्टी, कौन कहाँ, केवल अगली दिवाली तक मिठाई रह जाती, बहुत बहुत 2 दिवाली तक, उसके बाद तो छुट्टी। बहुत शादी ब्याह में बुलाएंगे वो कर लेते हैं, लेकिन उस परिवार ने आज तक हमें पूरा आज भी वो सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जिस वक्त ये केस चल रहा था और क्योंकि आप रेपिस्ट की तरफ से लड़ रहे थे, तो एक पब्लिक सेंटिमेंट था, लोगों में आक्रोश था, लोग चाहते थे कि उनको फांसी हो जाए जिस टाइम पूरा ट्रायल चल रहा था। कभी आपको ये चीज़ नहीं लगी कि यार इतना सुनना पड़ रहा है, इतने लोगों की बातें आ रही हैं, लोग तरह तरह की चीज़ें कह रहे हैं। एक तरफ तो आपकी माँ ने जो आपसे कहा वो आपके मन में उस चीज़ की गांठ बन गई और उसके बाद आपने सोचा कि ये केस लड़ लेंगे, लेकिन वो एक दिन की बात और ट्रायल के दौरान जो रोज़ बातें होती थी, रोज़ तरह तरह की चीज़ें आप मीडिया में भी सुनते होंगे, लोगों से भी सुनते होंगे, तो कभी मन नहीं बदला या ये लगा कि यार क्या है ये? तो माता पिता की बात तो जीवन भर माननी चाहिए ना, क्योंकि वो तो माता पिता होते हैं। तो माता पिता को आज भी लोगों को जीवन भर बात माननी चाहिए, उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी बताई हुई। विरोध तो होता है, विरोध होने से क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोध केस को लेके हो रहा था। अब जो विरोध कर रहे थे उस समय, आज हमारे पास वही आते हैं जो उस समय विरोध कर रहे थे, फांसी दो, मोमबत्ती, कैंडल मार्च, धूप बत्ती, अगरबत्ती जल नहीं थी, हाय हाय फांसी दो। और ये फांसी दिलाई भी तभी गई। निर्भया कभी नहीं मरती, मारी गई है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यहां से ले जाके वहां मारी गई है सिंगापुर, और लाई गई डेड बॉडी उसकी कि फांसी देनी है। उस समय फांसी नहीं दे सकते थे उस केस में, 376 गैंग रेप में फांसी नहीं थी। इंडियन पेनल कोड वेरी क्लियर था, राजनीतिक हत्या हुई। मैंने किताब भी लिखी, दामिनी पॉलिटिकल मर्डर है था। उस समय के डॉक्टर्स ने जो लेके गए हॉस्पिटल, वो एयर एम्बुलेंस पे सब कुछ फिक्स था। ये बहुत बड़ा क्लेम, बहुत बड़ा क्लेम नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। कैसे कोई एक डॉक्टर केवल देखने आएगा पेशेंट को और तुरंत पेशेंट सिंगापुर के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा और शिफ्ट करके वहां से वापस ला दिया जाएगा? किस लिए? क्या कमी थी हमारे ट्रीटमेंट में? क्या इलाज में कमी थी? अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज हो सकता है, सुषमा स्वराज का इलाज हो सकता है, मनमोहन सिंह का इलाज हो सकता है, अरुण जेटली का इलाज हो सकता है, देश के नामचीन लोगों का एम्स में इलाज हो सकता है। ऐसी क्या बात थी जो वहां ले जाई गई? मारी गई, उसको मार के लाई गई। मगर उनकी माँ, उनके परिवार वाले सब लोग गए थे, सब दूर थे, सब गवाही में एविडेंस में शामिल है, सब शामिल है। उसमें पॉलिटिकल मैटर हुआ। मतलब किसी भी माँ को अगर मालूम होगा कि बच्चे के उसे मालूम मिलने देंगे तब ना, उसे तो कुछ पता चले तब ना, उसे कुछ पता चले हो तब ना। वो तो गवाही में सब कुछ सामने, एविडेंस में मैटर ऑफ रिकॉर्ड था। अब बीत गई है बात, तब वो ना वो आने वाले ना वो आने वाली। डॉक्टर्स, सिंगापुर डॉक्टर्स आए नहीं यहाँ गवाही में। जब उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही, उस समय वीसी नहीं थी, वीसी तो कोरोना काल के बाद शुरू हुई। उससे पहले तो वीसी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था हमारे यहाँ। आपकी ओबी बहन पहुंचती थी लेने के लिए इंटरव्यू, दर 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 इंजन जनरेटर चलते हुए। अब तो आ गया, सब सिस्टम बदला है, ऐप आ गए। डॉक्टर्स नहीं आए इंडिया में गवाही देने, और उन्होंने साफ कह दिया मैं नहीं आऊंगा, बिल्कुल इसी पे जो करना कर लो, बिल्कुल नहीं आऊंगा। और वीसी चल रही थी, कैमरे लगाए गए, सेटअप लगाया गया कि बताओ कौन जाएगा यहाँ। तो वो बोल रहे हैं डॉक्टर्स। अब क्या वो तो यही पूछेंगे, वहां जिंदा थी वो तो इसी बात, मतलब बात कर रहे हैं आपस में, और कोर्ट में चल रहा डिस्प्ले, उन्हें लगा कि ये कैमरा बंद है। तो सब कुछ सामने आया। सत्य तो परेशान होता है, लेकिन दिखा है सबको। जस्टिस योगेश खन्ना अब एनसीएलटी के चेयरमैन बन गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जस्टिस रहे, सब उनके सामने था, पता हुआ। लेकिन प्रेशर, दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बड़ी बात होती है, सबको पता है, डॉक्यूमेंट पे भी प्रूफ हुआ है। समझिए ना आप, एम्स में क्या कमी थी।
सर गंगाराम हॉस्पिटल में क्या कमी थी? सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बेकर रही है 10 साल तक, उनका इलाज यहाँ होता। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे। इतनी दरिंदगी तो कभी हुई भी नहीं थी ना, जैसे कि बताया जाता है। और उनकी मां ने तो उसका इलाज सिंगापुर में है क्या? वो भारत में शरीर के हर पार्ट का इलाज है, तो उसका सिंगापुर में क्यों है? भारत में फिर अरुण जेटली जी को क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? हमारे थे, वित्त मंत्री थे, देश के मिनिस्टर रहे, सुप्रीम कोर्ट के हमारे एडवोकेट सुषमा स्वराज जी का बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर विदेश जाके अपना इलाज कराते हैं अलग अलग चीजों का। एम्स में ऐसे लोगों का तो नहीं हुआ ना। मेरा सवाल ये है कि जब इतनी दरिंदगी हो गई, बोला गया कि उस लड़की की 1 फीट आंत नहीं छोड़ी है बॉडी के अंदर, तो अगर किसी भी माँ से, किसी भी परिवार से कहा जाएगा कि आपकी बेटी का इलाज हम सिंगापुर ले जाके करवा दे रहे हैं, उम्मीद है शायद बच जाए, नहीं तो कौन मना अच्छी करेगा? बात नहीं, वो बात सही है, लेकिन क्या ये बात सत्य नहीं है? निर्भया जीवित थी और बाहर मांग क्या हो रही थी? फांसी दो। ये तो सत्य है। किस बेस पर? कोई व्यक्ति जीवित है, जी रहा है, रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट आ रही, स्टेबल है, ठीक है, सही हो रही है, स्टेटमेंट लिया जा रहा। एक स्टेटमेंट 164 डाइंग डिक्लेरेशन, सेकंड स्टेटमेंट एसडीएम के सामने, तीसरा स्टेटमेंट डॉक्टर के सामने, चौथा स्टेटमेंट उससे लिखवाया जा रहा। 4 स्टेटमेंट होने के बाद वो जीवित है। अभी 4 स्टेटमेंट हो चुके, एक एसडीएम के सामने, दूसरा, तीसरा लिखवा के लिया गया, नाम लिखो, 4 स्टेटमेंट उसके लिए गए। 4 स्टेटमेंट होने के बाद भी बाहर मांग क्या हो रही थी? वेरी फर्स्ट डे से फांसी दो, फांसी दो, फांसी। फांसी कैसे दी जा सकती है? 376 गैंग रेप में? नो, नहीं। फांसी कैसे दी जाए? जनता उबाल है, जनता रायसीना रोड पर पहुंच चुकी है, जनता राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर चुकी है, जनता इंडिया गेट को पूरा घेर चुकी है, जनता पुलिस के कंट्रोल से बाहर है, पूरा आंदोलन, देश में अफरा तफरी मची है, पूरा कोई देश ऐसा नहीं, प्रदेश का कोई ऐसा राजधानी नहीं, कोई जिला नहीं जहां हर चौराहे पर वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हों। अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती, कैंडल मार्च, वी वांट जस्टिस के नारे, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 6 लोगों को दिखा के फांसी पे दिखाया जा रहा था, सारा चल रहा था। कैसे फांसी देती सरकार? क्या करती? सोचिए आप, कैसे तो होती? आपका ये दावा है कि क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट बन गया था कि फांसी देनी है, इसलिए निर्भया को मारा गया? क्या एक मुंबई की लड़की जिसके 56-53 टुकड़े हुए साउथ में, वो लड़का था, उसका अफेयर था, टुकड़ों में लाश फेंकी गई थी, बॉडी, पीछे नाम आप लोग कर देंगे, आफ्ताब। क्या किसी ने फांसी की मांग की? क्या टुकड़े कर देना, 56 टुकड़े कर देना क्रूअल्टी नहीं है? मर तो वो एक में ही गई थी, मर तो एक चाकू में ही गई थी, फिर टुकड़े करके फेंके गए, सबको पता है। गुड़िया यहां जम्मू कश्मीर में एक बच्ची के साथ हुआ, रोहतक में बोतल्स तोड़ के भर के उसके प्राइवेट पार्ट्स, मतलब दरिंदगी की हद बहुत, वो सब हुआ। क्या किसी ने फांसी की मांग की? मुझे बताइए, निठारी अभी अभी का हाल, ज्यादा पुरानी जीत और पुरानी हार में मत जाइए, नई नई जीत और हार में जाइए। निठारी 16 बच्चों की हत्या, 16 बच्चों के कंकाल, 16 बच्चों की हड्डियां, 16 बच्चों के ब्लड स्पॉट, 16 बच्चों की माएँ आज भी वहां धोबी प्रेस का काम करते हैं, वहां पूरा सब कुछ हुआ। बाइज्जत बरी ऑनरेबल हाई कोर्ट से, सेम स्टैंप लगा दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। बच्चे नहीं मारे गए? क्या बच्चे नहीं मारे गए? क्या हत्या नहीं, क्या मांस नहीं खाया गया? फिर उस समय ऐसा क्यों? लेकिन फांसी की मांग नहीं हुई, फांसी की डिमांड नहीं हुई, जबकि हत्या बच्चों की हुई थी। 16 बच्चे, उनका क्या अपराध था? इनके पे तो गए, दोस्ती थी, मित्रता थी, 20 तरह की बातें कर सकते थे, हम भी कर सकते हैं, लोगों ने भी की, लेकिन उन बच्चों का क्या दोष था? मगर एक बच्चों पर तो जलियांवाला कांड के सॉन्डर्स, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो सॉन्डर्स का भी जब ट्रायल किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने किया, तो उससे पूछा कि तुमने क्यों गोली चलाई? कहीं मैंने इसलिए नहीं रोकी, उन्होंने हेल्प नहीं मांगी, उन्होंने हेल्प नहीं मांगी मुझसे। तब उन्होंने दिखाई फोटो, उस समय फोटो चलते थे, कि ये बच्चा जो 3-4 साल का है, मुश्किल से ये मरा पड़ा है, ये कैसे तुमसे हेल्प मांगता? सॉन्डर्स बोलो, ये बच्चा कैसे हेल्प मांगता? तो उसे
पनिश किया गया, अंग्रेजों ने भी पनिश किया, जिसमें 700 लोगों की मौत हुई थी। जलियांवाला बाग कांड विश्व का बड़ा नरसंहार। तो वही कहने का मतलब, निठारी 16 लेकिन बरी, क्योंकि उसमें मांग नहीं हुई, डिमांड नहीं। मीडिया ट्रायल, मेरा यही कहने का मतलब है, मीडिया ट्रायल केस की नेचुरलिटी को खो देता है, जो वास्तविकता है उसको सेट असाइड कर देता है। और अब प्रयास सब में हुआ। ये प्रयास मीडिया ट्रायल के लिए जंतर मंतर यूज होता है, उस केस में भी हुआ जंतर मंतर, और ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में भी जंतर मंतर यूज हुआ। बड़े बड़े नेता उतरे, दिल्ली सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, कांग्रेस की बड़ी नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सब पहुंचे वहां और मांग की गई, दरिंदा दरिंदा बंद करो, गिरफ्तार करो, क्योंकि उसमें मौत नहीं थी तो गिरफ्तारी तक बात रही। लेकिन मीडिया ट्रायल को लड़ा हमने, जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक लगातार 6 से 7 महीने तक वो लड़ाई लड़ी। और केवल वही नहीं लड़ी, वो भी लड़ी और जीती। और हाथरस रेप प्रकरण याद कीजिए आप, हाथरस रेप प्रकरण में निर्भया की तरह लड़की मर गई थी, जिसको सुबह जल्दी उसका अंतिम संस्कार हो गया था, वो भी लाई गई एम्स में, जबकि उसमें भी कहानी अलग थी। सबने फांसी की मांग की, फांसी 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 चलते रहे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चलाया। ठीक है, योगी जी इस्तीफा दो, सब कुछ मांगा गया। वो ट्रायल हमने लड़ा, अलीगढ़ की स्पेशल कोर्ट ट्रायल लड़ा, और उसमें 4 मुलजिम थे, उसमें से 3 मुलजिम बाइज्जत बरी हुए। सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई सेटअप हुई। हम निर्भया केस में भी सीबीआई मांग रहे थे, नहीं उसमें की, क्योंकि उसमें पता है कि मांग है, डिमांड है पूरे देश की। तो हाथरस रेप प्रकरण में भी जातिगत आरोप लगे, एक जाति पर आरोप लगाए गए कि ये दरिंदे हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा राजपूत कम्युनिटी पे लगाया गया। हमने बोला लड़ी और जीती। और जो हमने कहा कि झगड़ा था, प्यार था एक का आपस में, और उसके बाद इस तरह से हुआ और वो सब जीत हुई। लेकिन इन सब के बीच में जब आपने जितने भी केस बताए, गलत हुआ, ठीक बात है, लेकिन एक जगह गलत हुआ और दूसरी जगह गलत हुआ, एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं कर देगा ना। नहीं। अगर निर्भया केस में रेप हुआ तो रेप गलत था, बिल्कुल गलत था, हर जगह गलत रहेगा, हर समय गलत रहेगा, बिल्कुल हर वक्त गलत रहेगा, लेकिन उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट हो, तो सजा हो, दंड हो। ये भी तो हो सकता है ना कि पब्लिक सेंटिमेंट इसलिए भी फट के बाहर आया कि इतनी दरिंदगी किसी ने सुनी नहीं थी। आज की डेट में सोशल मीडिया है, हम रोज 10, 12, 15 खबरें सुनते हैं कि फलाना जगह रेप हो गया, एक छोटी बच्ची का रेप हो गया, घर में चाचा ने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, इसने कर दिया, बस ड्राइवर ने कर दिया। हम बहुत खबरें सुनते हैं। उस टाइम सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था, हमें हर एक अपडेट के साथ, हर एक नए न्यूज़ बुलेटिन में पता चलता था कि भाई ये नहीं हुआ था, ये भी हुआ था, पता चला कि मारा था, पीटा था, रॉड डाली थी, धीरे धीरे करके अपडेट्स मिल रहे थे। केवल इतने नहीं, राजनीति भी हो रही थी। उसी दौरान एक पार्टी का जन्म हुआ, उसी विरोध का राजनीतिकरण हुआ, और पूरी तरह से राजनीतिकरण होके एक राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ दिल्ली में। और उस राजनीतिक पार्टी ने उसका लाभ अभी लास्ट के 3 बार जीतने के बाद भी किया। अभी लास्ट के चुनाव समय में भी उसकी मां को बैठ के कनॉट प्लेस में बाकायदा उस केस के बारे में पूरी चर्चा की गई। सोचिए ना कितना उसे वोट बैंक में कन्वर्ट किया जा रहा था लगातार। आफ्ताब वाले केस को क्यों नहीं किया गया? पीड़ित तो वो भी थी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज वाले रेप प्रकरण में क्यों नहीं बुलाया गया? कठुआ में बेटी के साथ हुआ, उसमें क्यों नहीं? लखनऊ में हुआ, गोरखपुर में हुआ, रोहतक में हुआ, राजस्थान में हुआ, रांची में हुआ, और जगह हुए, वहां के क्यों नहीं बुलाया गया? बेटी तो बेटी है, भारत की बेटी है। क्योंकि उसमें अलग तरह का कंसेप्ट बना दिया गया कि वहां नहीं इसको चलाना, इसी पर फोकस करके चलाया गया, इसलिए ऐसा हुआ। मगर पहली बार मुझे हमेशा ये लगता है जब मैं इस केस के बारे में पढ़ती हूँ या कहीं कुछ देखती हूँ कि पहली बार लोगों ने इतनी दरिंदगी सुनी थी। आज के समय में हम लोग आए दिन सुन लेते हैं। जब से हम लोगों ने सुना, आपने खुद इतने सारे केसेस सुने होंगे, ब्लू ड्रम वाला एक केस हुआ, उसके बाद बतेरे केसेस हमें सुनने में आने लगे, और एक केस चल जाता है उसके बाद वैसे कई केसेस सामने भी आने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, केस तो वैसे चलते ही रहते हैं, आप लोग पिक एंड चूज करते हो। जब नीला ड्रम चला, तो जब मेरठ में नीला ड्रम चला तो मेरठ में सांप डाल दिया गया, मार के पहले मार दिया गया, उसे डाल दिया गया। शेखर तिवारी की हत्या तकिया दबा के की गई थी। नरेंद्र तिवारी का दत्तक बायोलॉजिकल पुत्र, वो जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती, मेरा अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा जीना चाहता था, लेकिन उसकी भी मौत हुई, वो भी चला।
तो इस तरह से एक उसी समय फिर ट्रेंड में जो चीज़ चल रही होती है उसको चलाते हैं, बाद में उसका। आज भी दिल्ली में जितनी देर में आपका इंटरव्यू हो रहा है उतनी देर में कई पतियों की हत्या हो गई होगी, लेकिन वो आत्महत्या में दिल्ली पुलिस बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सबूत मेरे पास भरे पड़े हैं, फाइलें भरी पड़ी हैं, दिल्ली पुलिस उस हत्या को आत्महत्या में बदल देगी, सुसाइड में बदल देगी। उस जिसे मारा गया उस व्यक्ति की आधा घंटे पहले बात हुई होगी किसी से, 1 घंटे पहले उसने ट्रांजैक्शन भी की होगी, आधा घंटे पहले उसने कुछ और भी फोन पे सुना होगा, लेकिन उसे मारा जाएगा और बाद में उसे आत्महत्या में पुलिस कन्वर्ट करके छोड़ देगी। ये भी होगा, आज हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन वो खबर नहीं बनेगी। हत्या नहीं दिखाना चाहती है पुलिस, हत्या के केस नहीं, आत्महत्या दिखाना चाहती है। आत्महत्या में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पोस्टमार्टम लिया, हैंगिंग आई और लगा दी कॉपी, खत्म, छुट्टी, हो गया, काम तमाम। परिवार वाले भटक रहे हैं, दर्जनों मेरे पास केस हैं, माता पिता भटक रहे हैं, भाई भटक रहे हैं, उनके लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की हत्या हुई, पैसे के लिए हत्या हुई, होटल के बंटवारे को लेकर हत्या हुई, प्रॉपर्टी को लेकर हत्या हुई, गाड़ी को लेकर हत्या हुई। लिव इन रिलेशन में उसने दूसरे के साथ उसको रेड हैंडेड देख लिया, सबूत ले लिए, फोन चेक कर लिया, फोन की ट्रांसफर कर ली चैटिंग, इसलिए उसकी हत्या हुई, सारे भरे पड़े हैं सबूत। एक तो अभी पीछे उत्तम नगर में हुआ था, उसने सारे सबूत लेके थाने पहुंच गया, वो आप लोगों ने चलाया, फिर उसको तब वो पकड़ा गया। तो इस तरह के कितने केसेस भरे पड़े हैं। तो आपको क्यों लगता है कि क्यों दिल्ली सरकार या किसी भी सरकार को हत्या के केसेस, कोई भी प्रदेश, ये मैं कैटेगरिकल बता रहा हूं, हर प्रदेश जहां का भी मुख्यमंत्री हो वो हत्या के केसों का रेशियो नहीं दिखाना चाहता, वो नहीं दिखाना चाहता। हमारे यहाँ मर्डर हुआ, वो लॉ एंड ऑर्डर को कमजोर मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कमजोर माना जाएगा, लेकिन हो रहे हैं। आज पति पत्नी के बीच की हत्याएं बहुत बढ़ रही हैं। लिव इन बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। केवल यहीं पे नहीं रुकती, उसके बाद टुकड़े होंगे, काटा जाएगा। लंदन से बुला के मारा वो आपने देख लिया, लेकिन यहीं कितने मारे जा रहे हैं, कितने मर रहे हैं। कारण है इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ। आइडेंटिटी छिपाइए, ये लगाइए, यहां से यहां तक पुरुष सीधे पेश किया जाएगा, दरिंदा दरिंदा फ्रंट पेज पे। आप भी जूम करके चलाएंगे, अपने पीसीआर को बोलेंगे जरा इसे जूम पे करो, चेहरे को जूम पे करो इसको, क्योंकि दरिंदा है, भेड़िया है, बलात्कारी है। और जब वो 15 साल बाद बरी होके निकलेगा तो आपके चैनल के लिए खबर नहीं होगी दिखाने, हटाओ ना इसको, बरी हो गया, अरे हटाओ डेस्क से इसको, क्या हो गया, बरी हो गया तो हटाओ ना इसको। ये भेदभाव है, ये मीडिया ट्रायल है, ये समाज को तोड़ रहा है। अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग बनाइए ना, पुरुष हेल्पलाइन बनाइए ना, पुरुष हेल्प डेस्क बनाइए ना, पुरुष थाना बनाइए ना, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए ना। समानता कहां है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान, पक्ष भी कहता है हम संविधान को लेकर चल रहे हैं, विपक्ष कहता है हम संविधान के, ये विपक्ष पक्ष संविधान को खतरे में, संविधान एक कह रहा है संविधान खतरे में, एक कह रहा है संविधान बहुत अच्छा है। ना संविधान खतरे में है, ना संविधान अच्छा। संविधान का लागू कहां हो रहा है? कहां चल रही है समानता? कहां है पुरुष आयोग? कहां है पुरुष? एक हेल्पलाइन तो बनाइए। अगर एक पुरुष हेल्पलाइन बन जाती तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कल मैं बेंगलुरु से आया, आत्महत्या नहीं करता, 30 पेज का सुसाइड नोट, 1 घंटा 20 मिनट का लाइव, क्या बताता है? कोर्ट के ऊपर सवाल उठाता है कि अगर मेरी केस में न्याय ना मिले, अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में डाल देना, अगर न्याय मिल जाए तो गंगा में प्रभावित कर देना। ये कौन कह रहा? मानव शर्मा की बहन, आगरा में मानव शर्मा की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? मानव शर्मा की बहन न्याय के लिए, उसका फादर न्याय के लिए भटक रहा है, कहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट, कहीं आगरा की ट्रायल कोर्ट। लड़ रहा हूं वो केस, पूरी तरह से लड़ रहा हूं, आज तक जेल में रखा हुआ है, लेकिन ऐसे कितने मानव शर्मा को मारने वाली खुलेआम घूम रही हैं, खुलेआम बाहर दूसरों के साथ रंग रैलियां मना रही हैं। तो इस तरह से अगर आप बिन फेरे हम तेरे रह रहे हैं तो मौत तो मत लाइए। वो भी किसी का लाल है, वो भी किसी का बेटा है, ये होना चाहिए। मौत तो लड़के की भी हो किसी सकती है, की भी, चाहे लड़की किसी को। और जहां आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी तो इस अगर आपका जो केस हम लोग जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, निर्भया केस में, वो लड़की अगर घर के बाहर थी रात के 10 बजे और उसका रेप कर दिया गया, तो
तो काहे बात की इक्वालिटी है? कोई लड़की क्या रोड पे बाहर अकेले निकल के नहीं घूम सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेंगलुरु इंजीनियर क्या बोलता रहा, लंदन से बुला के इसको किस लिए मारा गया था, क्या दोष था उसका? लंदन से आने जाने के किराए में, आने जाने के 2-3 बार के किराए में एक अच्छा जीवन चल सकता है, किसी का अच्छा व्यवसाय चल सकता है, चल सकता है। फिर एक टुकड़े से एक से ही मर गया, फिर टुकड़े हो रहे हैं, फिर टुकड़े होके बदरपुर लाओ जी, सीमेंट लाओ, रोड़ी भी लाओ, पूरा फर्श बनाओ, जमा दो इसको, और जमा के फिर कहाँ जाओ? शोक नहीं मनाना है, चूड़ियां नहीं तोड़नी है, बिंदी नहीं हटानी है, सिंदूर नहीं हटाना है, और अच्छा सा मेकअप करना है। और कहाँ जाना है? हिमाचल प्रदेश के कैसीनो में डिस्को करना है, जाके अगले दिन काट के मार के ड्रम बंद करके हिमाचल प्रदेश के कैसीनो में डांस हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे, डांस हो रहा है, होटल बुक किया जा रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में थक जाती है। ये क्या है? ये क्या, कहाँ की इंसानियत, कहाँ की मानवता, कहाँ हम पहुंच गए हैं? बेटा बेटी हमारे यहाँ तो एक माने गए, हमारा बेटा भी हमारा ही होता है, बेटी भी हमारी होती है, दोनों समाज के लिए चलते हैं, दोनों जरूरी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसी हमारी बेटियां हो गई और कैसे हमारे बेटे हो गए जो इस तरह की ऐसे घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। ये तो दोनों निर्भया में बेटों को देखा, इन मामलों में बेटियों को देखा, तो ये कहाँ है? वो गलत है, जो भी है वो गलत है। अगर मुस्कान रस्तोगी गलत है, सोनम रघुवंशी गलत है कि अगर उन लोगों ने अपने पति को फांसी की मांग की किसी ने? मुझे आप बताइए, बड़ी जिम्मेदारी का वरिष्ठ पत्रकार है देश की, मगर क्या आप फांसी की मांग करेंगे यहाँ से? मुझे लगता है कि अगर इसमें फांसी हो सकती तो होनी चाहिए। अगर बात गलत है, क्यों नहीं हो सकती? अगर क्या 56 टुकड़े और नीले ड्रम में, एक एकेडमिक बात कर रहे हैं, अगर टुकड़े टुकड़े, क्या ये ब्रूटलिटी नहीं है? क्या क्रूएल्टी नहीं है? क्या रेयरेस्ट टू रेयर केस नहीं हो सकता है? कोर्ट की लैंग्वेज में क्या नहीं होना चाहिए? क्या पति को मार के सपेरे से सांप बुला के डाल दे और पड़ोसी जब जाए ले जाए उसे इलाज कराने तो डॉक्टर कहे साहब इसे सांप ने नहीं डसा है, इसे सांप ने नहीं काटा है, और सपेरा जब वो सांप पकड़ के ऐसे मुंह खोल के देखे, अरे इस सांप के तो जहर की थैली ही नहीं है, तो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर कहता है इसे आपके घर की नागिन ने डसा है, उसने घर पे देखो जाके, इसे सपेरे ने नहीं, इसे सांप ने नहीं काटा। तो उसके लिए क्या कोई आवाज उठी? क्या कोई मांग की? क्या कोई जंतर मंतर क्या बंद हो गया? क्या सील लग गया? क्या जंतर मंतर? क्या चौराहों पे ताले लग गए हैं? क्या बाजार में मोमबत्ती खत्म हो गई? क्या अगरबत्ती की फैक्ट्रियां खत्म हो गई? क्या खत्म हो गया? क्या इस देश के लोगों के पास टाइम उसी समय था, अब नहीं? क्या मीडिया स्क्रीन बंद हो गई? क्या ब्लैकआउट हो गया? क्या मीडिया स्क्रीन के सामने जब इतने पुरुषों की हत्या हुई तब क्यों नहीं किसी ने मांग उठाई? क्यों नहीं सदन चली? क्यों नहीं देर तक संसद में चर्चा हुई? क्यों नहीं दिल्ली विधानसभा में बात उठी? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बात उठी कि ऐसे पुरुष, ऐसे बच्चे, ऐसी युवाओं की कब तक हत्याएं होती रहेंगी? बात उठनी चाहिए, बिल्कुल उठनी चाहिए। नीला ड्रम पेश होगा केवल मेरठ में गवाही के लिए, बस, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। लंबा टाइम चलेगा, थोड़े दिन में बेल हो जाएगी और केस खत्म, जैसे निठारी कांड खत्म हो गया, क्योंकि उसमें मीडिया ट्रायल एक पक्षी नहीं हुआ, मीडिया ट्रायल नहीं किया गया, रोक दिया गया, छोड़ो ना, छोड़ो जी, रहने दो, बस इतना ही चलाओ, इतना ही खत्म। ये चीज देश के, हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारी तो धर्मपत्नी आज भी हमारा चरणामृत लेके सुबह उठती हैं, हम पे डॉक्टर एपी सिंह पे नहीं फर्क पड़ना, आप इस इंटरव्यू को कर रहे हैं, आप पे नहीं फर्क पड़ना, लेकिन इस देश के ऐसे कितने युवा हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा परिवार है, अच्छा डील डॉल है, अच्छा घर-बार है, अच्छा परिवार है, वो डरते हैं शादी के नाम पे, उन्हें भय लग रहा है शादी के नाम पर, वो जीवन को कैसे जिएं, कैसे संतति उत्पन्न हो, कैसे वो अपने माँ बाप को सेटिस्फाई करें, कब तक टालते रहें, कब तक प्रपोजल को मना करते रहें? डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया। एक तरफ लोग कहते हैं टेस्ट ड्राइव करनी है साहब, और टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे, अब बताओ क्या करें? बेटा बेटी क्या हमारे टेस्ट ड्राइव लायक हैं? टेस्ट ड्राइव वाले वाहन तो बाहर खड़े रहते हैं, जो टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाओ भाई, ले जाओ, कर लाओ, थोड़ी देर में टेस्ट ड्राइव करके। हमारे तो बच्चे ब्रांडेड हैं, ब्रांडेड एजेंसी के अंदर, शीशों के अंदर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जो सीधे सीधे सौंपी जाती हैं चाबियां, जब पूरा काम हो जाता है किसी के नाम आरसी दी जाती है, ऐसे नहीं गाड़ी भी सौंप। लेकिन लोगों ने मिसाल हमारे बेटे बेटियों की ब्रांड मुझसे कर दी, करी ना अभी समाज में, करी, क्या उनका विरोध हुआ कि क्या हम, हमारे बेटे, भाई बेटा बेटी तो दोनों एक ही हैं परिवार के, वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है जो आप उन्हें बोलने लगो कि पाकिस्तानी आतंक। बेटा भी हमारा होता है, बेटी भी हमारी होती है, चाहे सोनम रघुवंशी हो, चाहे मेरठ हो, चाहे
निर्भया हो, चाहे कोई कोई हुआ, हमारे थे दोनों, सब कुछ हम प्रभावित होते, लेकिन कहीं ये भेदभाव क्यों हो जाता है ऐसा? उस भेदभाव का इलाज क्या है? उस भेदभाव के लिए कानूनी पद्धति हमें टाइट होनी पड़ेगी। शबनम सलीम, हमने केस लड़ा, शबनम सलीम को फांसी होने जा रही थी मथुरा में, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुका, राष्ट्रपति से डिसमिस हो चुका, SLP रिव्यू क्यूरेटिव सब डिसमिस हो चुकी थी, फांसी की तैयारी हो गई थी। 7 लोगों की हत्या का मामला था, ब्रूटलिटी थी, क्रूअल्टी थी, पूरा मायावती जी मुख्यमंत्री थी। तो मेरे पास जब लास्ट में उसका बेटा ताज मोहम्मद आया है, इतना बड़ा था, तो हमने उसकी याचिका बनाई और सीधे हमारे पे कुछ नहीं समझ में आया। आर्टिकल 72 के तहत में महामहिम गवर्नर साहब के पास एक आर्टिकल कहता है हमारा संविधान, हम वहाँ लेके चले गए उसको, तुरंत फ्लाइट की चले गए वहाँ लखनऊ, मिले जाके महामहिम जी से, उन्होंने अच्छी तरह मिला, हमारे पिछले केसों को उन्होंने देख रखा था, बताया ठीक है, तुरंत उन्होंने राहत दे दी कि जो डेथ एग्जीक्यूट होनी है उसको डेथ वारंट को स्टे कर दिया, रोक दिया कि नहीं, फांसी मथुरा में होनी थी, पहली बार एक महिला को होनी थी, वो रोक दी गई, ठीक है, बात खत्म हो गई। तो इस तरह से क्या हम महिला और पुरुष के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, बहुत दरार बढ़ती जा रही है, इसको हमें दूर करने के लिए कैसे हमें परिवार में क्या काउंसलिंग इसको करनी चाहिए? क्या हमारे परिवार के लोग आज क्या कहते हैं, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड पेन चाहिए, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गाड़ी, और अच्छा फ्लैट, और अच्छी फ्लोर, और अच्छी कोठी, और अच्छा फार्म, बढ़ते चले। क्या हम अपने परिवार में बेटा बेटी दोनों को बैठ के इस पैसों की भागती दुनिया में क्या संभाल पा रहे हैं? क्या उन्हें रोक पा रहे हैं? क्या उनसे बात कर पा रहे हैं? क्या उनसे चर्चा कर पा रहे हैं? क्या उनके साथ बैठ के खेल के, छोटे मोटे घरेलू लूडो खेल के उनसे बात कर पा रहे हैं? सांप सीढ़ी खेल के उनके विचारों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं? नहीं, कोई किसी के फोन नहीं देखेगा, कोई वो उधर बैठा है, वो उधर बैठा है, वो उधर बैठा है, चैटिंग चल रही, वही चैटिंग जो चल रही होती हैं, वही चैटिंग केस में सबूत बन के जब आते हैं, तब दुख होता है कि कहाँ हमारा समाज चला गया, कहाँ हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। ब्रांडेड की दुनिया में बहुत अच्छा, अभी देखा नहीं आपने, एक मोबाइल फोन वो आ गया 17 प्रो, रात में लोग लाइन में लगे हैं इतना वही हाल हो गया जैसे कोरोना के समय दवा लेने के लिए लोग खड़े थे, रात में लाइन लगे हैं। बताइए आप, तो ये क्या है? लोन ले रहे हैं, दे रहा है प्रचार अखबार में, इससे लोन ले लो, इससे लोन ले लो, इससे ले लो। तो ये किस तरह की भागती दुनिया में अगर हम अपने बेटे बेटियों को दोनों को नहीं संभालेंगे तो फिर हम केसों पे कैसे, कानून नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, कानून फेल हो चुका है, फैमिली कोर्ट बढ़ती चली जा रही, फैमिली कोर्ट के सेटअप बढ़ते जा रहे हैं। आज सबसे अधिक केसेस रजिस्टर्ड होते हैं फैमिली कोर्ट्स के, पति पत्नी के। बेटी पिता पे केस कर रही है, बेटा पिता पे केस कर रहा है, पिता बेटा बेटी पे केस कर रहा है, पति पत्नी के साथ साथ अब ये भी चलने लगा, बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ मेंटल सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा, सुसाइड हो रहा है। दूसरा, एक पोती दादी को क्यों मार दे, कभी ऐसा नहीं सुना, लेकिन मारा गया पश्चिम बिहार में। दादी को पोती ने काट दिया केवल इसलिए प्रॉपर्टी नहीं दे रही है। किसे देगी? आपको दे देगी क्या? कि डॉक्टर AP सिंह को दे देगी क्या? वो तो उसी को देगी, लेकिन जल्दी मुझे बेचना है, लेना है, खरीद करके इसको आगे काम कराना है। तो किस तरह का हमारा समाज बढ़ता जा रहा है? हम तो श्रवण कुमार वाले थे, हम तो राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न वाले थे, हम तो सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया रजिया सुल्ताना पद्मावत और हाड़ा रानी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ने वाले थे। हमें कहाँ का मिल गया? क्या हम सनी लोनी के ही उस पर पूरी तरह चलने लगेंगे, उसी के जीवन को अपनी दिनचर्या बना लेंगे? अरे श्रवण कुमार की भी तो कहानी थी ना, माता पिता को उस समय तो वाहन नहीं थे तो उस पर लेके गया, अब तो वाहन है, अब तो गाड़ियां हैं। क्या उस समय वृद्धाश्रम थे कि आज वृद्धाश्रम है? बताइए आप। जब डलियों में लेके जा रहा था तब वृद्धाश्रम नहीं थे। आज जब हमारे पास BMW, मर्सिडीज, फरारी है, इन बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिनके पीछे बेड भी बन जाते हैं, तब वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। माता पिता को रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छे अच्छे IAS IPS अधिकारी क्यों? मुझसे दबी जुबान में कहते हैं, साहब मैं रखना तो चाहता हूं, लेकिन सिंह साहब आप तो जानते हैं मेरे घर में बड़ी समस्या हो जाएगी, मैं बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मेरी सरकारी नौकरी है। मैंने क्या हुआ मैडम? नहीं, हाँ कहीं वो नहीं चाहती हैं, इसलिए मैंने वृद्धाश्रम में बहुत अच्छी सुविधा करा दी है और बहुत बढ़िया करा दी है, लेकिन मेरा घर थोड़ा सा बच जाएगा अगर वृद्धाश्रम में रह रहे। आप इस विषय को मत उठाइए, प्लीज़ आप मत उठाइए, मेरे घर में बहुत अशांति आ जाएगी। क्या हो गया है? वो बहू जो आई है
उस बहू की जिसने आरती उतारी है, वही माता पिता वृद्धाश्रम जा रहे हैं, हम आप नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। वही जो आरती उतार रही थी माँ, वही वृद्धाश्रम जा रही है। वही बाप जो पर्स लेके बैग नोटों का, शादी वाले दिन भर के नोटों का घूमता ना यहाँ लटका कि कहीं बैग रह ना जाए, बहुत पैसे होते हैं, बहुत खर्च करने होते हैं, वही बाप वृद्धाश्रम जा रहा है और कोई नहीं। वही जा रहा है जो पैसे लुटा रहा था, दवा दब, जिसने आईएएस बना दिया, आईपीएस बना दिया। अब बेटा कहाँ, लंदन बैठा है, आ ही नहीं रहा, अमेरिका बैठा, आ ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। यहाँ वो किनके सहारे रहते हैं पता, मेड के सहारे, कुत्तों के सहारे। अभी जब कुत्ता वाला केस लड़ा और मैंने जीता तो लोगों ने मुझे पता किस लिए फोन किए, सिंह साहब ये कुत्तों वाला केस जरूर लड़ना, मैं तो कुत्तों के सहारे ही रह रहा हूं। सोचिए आप, बेटा, मैंने कहा आपके बेटा बेटियों को छोड़ो ना आप, वो कौन आता है, मेरे तो ये है उनके नाम रख रखे उन कुत्तों के कि इनके सहारे रह रहा हूं, बस इन्हीं में अच्छा लगता है, इन्हीं को खिलाता हूं, इन्हीं को पिलाता हूं, इनके साथ मस्त रहता हूं, इसलिए इनको न्याय दिलाना। आप कहाँ समाज चला गया, किस तरफ चला गया। हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, हमने सेंट्रल एसी बना दिए, पार्किंग भी अपनी एसी सेंट्रल बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारे परिवार आज टूटते जा रहे हैं, दरकती जा रही है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जीवन ही पूरी तरह। इसको बचाने के लिए कानून तो क्या कर पाएगा, कानून तो कहता वृद्धाश्रम खोलो जी, ऐड दे देगी सरकार, पैसे दे देंगे, लेकिन ये परिवार तो नहीं चलेगा। वो एक कहानी थी, किसी ने अपने माता पिता को छोड़ने जा रहा था वृद्धाश्रम, तो उनके सामान के कपड़े वगैरह इकट्ठे करके रख लिए। उसका बेटा देख रहा था सब, वो एक कमरे में बंद करे आया, सामान को छोड़ आया। जब बाप उसका लौट के आया, पोता ने देखा दादाजी को छोड़ आए, तो तब तक वो छोड़ने गए उसके पिता, उसने फिर कमरे में वही सामान सब सजा दिया। वो आए पिता, अरे बेटा तूने क्यों फैला दिया, कहे क्यों, ये सजा दिया, कहीं तो समेट दिया, कहीं नहीं, आप अपने छोड़ के आए हैं ना पिता को, मैं भी तो आपको छोड़ के आऊंगा ना, तो अब आप यहीं रहेंगे, अब इसी जगह रहेंगे, अब आप उस बेडरूम में नहीं रहेंगे, अब यहीं रहोगे, आपकी जगह यही है, मैं वहां रहूंगा और तुम यहाँ रहोगे। तो उसने सोचा कि अरे तो तू पहले मुझे बता देता। वो दौड़ के गया, वापस लेके आया जाके कि दिमाग तो खोल दिया पोते ने। तो इस तरह का समाज अब टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता हमारी बढ़ती जा रही है। हमारे युवा बहुत अच्छे थे, बहुत समाज के जड़ थी, मजबूत थी, लेकिन अब वो क्या जा रहे हैं, वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, येलो डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, पर कितने डे बन गए हैं, उन डे में ही मस्त हो रहे हैं, उन डे में ही चले जा रहे हैं। मतलब जितना हमने आधुनिकीकरण किया है उतने ही हम डाउन होते चले गए। पहले भी प्यार था, लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा था। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, हमारे समय जब पढ़ता था तब भी प्यार होता था। एक दिल की कभी आती थी फोटो, वो कार्ड आता था न्यू ईयर पे, वो पैसे पूरे साल पहले तो इकट्ठे करो बचाओ, फिर वो 2-4 कार्ड लो देने के लिए। ऐसा नहीं उसमें फीमेल ही होती थी, मेल को भी देते थे, फीमेल को भी देते थे, तो उसे मेल को तो दे देते थे जाके, खट 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 दे आओ जाके, खुशी से उसने भी दे दिया, हमने भी दे दिया, बढ़िया उसने लगा दिया अलमारी में, ये मेरे दोस्त ने दिया, मेरे दोस्त ने दिया। फीमेल के देने में अड़चन थी कि ये कैसे आ गया, कैसे पहुंच गया, तो उसको देने के लिए छुपाए छुपाए साल बीत जाता था, दे ही नहीं पाते थे। आज क्या है, आज फोन नंबर लिया, टक 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 डाला, दिल 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 उड़ते हुए चले जा रहे हैं, उड़ते हुए दिल जा रहे हैं, दिल पूरे, अगर उसमें डाल दो 5 मिनट तक दिल जाने हैं तो 5 मिनट तक दिल जाते रहेंगे, लगातार 5 मिनट तक रुकेगा ही नहीं, जाता रहेगा। लेकिन वो दिल कहाँ, इतने दिल बना दिए, पहले एक दिल होता था, अब इतने दिल पहुंच गए कि 2 दिन बाद आ जाता, ब्रेकअप ले रही हूं मैं तुमसे। लड़का कह रहा नहीं मैं ब्रेकअप ले रहा हूं तुमसे, अब नहीं, मैं ब्रेकअप हो रहा, मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप एक आम भाषा हो गई है। तो ये कहाँ हम चले गए। अच्छा आप मुझे बताइए, बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे वो भी शायद ये बात जानना चाहते होंगे कि हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को लेके क्या कानून है। अगर आप रह रहे हैं किसी के साथ, पहले तो रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, लीगल है नहीं है, और अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो आपके पास राइट्स क्या हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए। लिव इन रिलेशनशिप भारतीय सभ्यता के अनुकूल नहीं है। भारतीय सभ्यता में हमारे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग अलग थे। हमारे गोरे काले भी हम थे, लंबे चौड़े भी थे। लद्दाख का कैसा है, हमारा चेन्नई का व्यक्ति कैसा है, आसाम का कैसा है, गुजरात का कैसा है, वो हमें समय, खाना पीना भी हमारा अलग है, पहनावा भी अलग है, रीति रिवाज परंपराएं अलग है। लेकिन हमारे यहाँ विवाह एक परंपरा थी, बहुत पवित्र परंपरा थी।
हर तरह से विवाह को पवित्रता के साथ मनाया, माना और समझा जाता था। अब क्या हुआ, इन जब विवाहों में ये चीज़ें आईं, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस आ गई, 498 406 का मिसयूज आ गया, डीवी एक्ट आ गया, डाइवोर्स केस आ गए, प्रॉपर्टी पे दावे आ गए, तो लोग उस विवाह से हटे। अब फिजिकल तो नीड तो है, वो तो दोनों के लिए बनी, भगवान की बनी, और ये भगवान ने बनाई इसलिए थी जिससे विवाह परंपरा चलती रहे, और विवाह होगा तो संतान उत्पत्ति होगी, संतति उत्पत्ति होगी तो आगे बुढ़ापे पे जो कहते हैं कोई पानी देने वाला होना चाहिए, कोई आग देने लगाने वाला होना चाहिए। ये क्या है, ये एक संतति उत्पन्न प्रकृति थी, प्राकृतिक रूप से हम चल रहे थे। लेकिन अब उस पर बाधा आई, जब ये केस से लोगों ने बचा तो इसका फार्मूला निकाला, लिव इन रिलेशनशिप, एक एग्रीमेंट बनाया। उसका कानून में जब तक आप हैं तब तक हैं। विवाह में ऐसा नहीं था, विवाह में एक बार अगर सप्तपदी हो गए, फेरे हो गए, सिंदूर लगा लिया, माथे की बिंदिया लगा ली, मंगलसूत्र, वो छोटी चीज नहीं थी, चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं, ये सच्चाई थी। तो वो जीवन भर निभाते थे दोनों लोग, जब तक वो था तब तक इतना कानूनी पचड़े नहीं थे। अब लिव इन रिलेशनशिप आया तो ये पचड़े बढ़ने लगे। अब लिव इन रिलेशनशिप में बच्चों का क्या होगा अस्तित्व, नेचुरल है, जब रहेंगे दो मेल फीमेल रहेंगे तो बच्चों का भी तो जन्म प्राकृतिक है, या तो उन्हें जन्म दो मत, तो फिर हत्या है, वो भी भ्रूण हत्या है, एवॉर्शन है, वो भी गलत है, अहिंसा हिंसावादी की बात करें तो वो भी गलत है। फिर एक टाइम होता है प्रजनन का भी, वैज्ञानिक तरीका है, समय है हर चीज का, उस समय के अनुकूल चलेंगे, विपरीत चलेंगे तो फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आईवीएफ का सहारा लेना पड़ेगा, फिर बहुत टेक्निकल, बहुत समय निकल चुका होगा। तो ये दिक्कत लिव इन में आ रही हैं। अब लिव इन में कुछ लोग प्रॉपर्टी पे भी दावा करने लगे लिव इन में रहते रहते। अब कुछ दूसरा उसका मिसयूज क्या हुआ, हम 5 साल से लिव इन में रह रहे थे, इसने मुझे शादी का झांसा देके, एक बड़ा बढ़िया शब्द चल रहा है, शादी का झांसा देके हमारे साथ 5 साल तक यौन शोषण किया, केस रजिस्टर्ड होगा। कहाँ गया लिव इन, कहाँ गया वो एग्रीमेंट? हम एग्रीमेंट कोर्ट में दिखाते रहते हैं एंटीसिपेटरी बेल सर, वो कहते हैं नो शादी का झांसा। अब झांसा में चल अंदर। अब शादी का झांसा 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, या अब एक नया शब्द आने लगा, अभी नई नई एफआईआर आई, हम तो टेस्ट ड्राइव में थे, एक नया शब्द आया, हम टेस्ट ड्राइव, तब 2-3 दिन पहले की एफआईआर है, मैं देख के बड़ा मैं चकरा गया, मैं टेस्ट ड्राइव के दौरान साथ थे और इसने मेरे साथ ये किया। कहाँ ले गया? वहाँ ले गया, उस होटल में ले गया। अब वहाँ की हमने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करी तो कल रात दिखाई उसने, जा रहे हैं हंसते हुए, निकल रहे हैं हंसते। नेचुरल कंसेंट तो है। अब कंसेंट कब सहमति, कब असहमति बन जाती है, भगवान ही जाने, भगवान भी नहीं जानेगा। वो तो उसके बाद कहाँ इतना टाइम है कि कब किसकी सहमत को असहमत संभालता रहे। केस हो गया, अब वो चलेगा। अभी नया शब्द आ गया, पहले तो शादी का झांसा चल रहा था, गए हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया, हमें लड्डू खिला दिया, फिर मैं बेहोश हो गई, फिर अर्ध बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता चला। अब कुछ नहीं पूछा जाएगा लड़के से, कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, लेकिन केस हो रहा है। तो लिव इन के ये डिमेरिट्स हैं, हानियां हैं। अच्छाई थोड़ी ये है कि लोगों को जीवन अगर अच्छी तरह मिल रहा है तो बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी बंधन के, न माथे में बिंदी लगाना है, न सिंदूर लगाना है, न मंगलसूत्र पहनना है, न चूड़ियाँ पहननी है, न बिछिया पहननी है, न पाजेब पहननी, स्वतंत्र है, स्वतंत्र रह रहे हैं जब तक हैं। वो मैंने कहा ना, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब हम तेरे तो तुम मेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, जब हम नहीं तेरे तो तुम भी नहीं मेरे। खत्म, ब्रेकअप। अगर ये ब्रेकअप शांति से हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन जब इसमें केस रजिस्टर होते हैं और कई बार बच्चों का जन्म तो उस समय हो जाता है कि चलो हम बच्चे को अवॉर्ड क्यों करें, लेकिन फिर बच्चे के लिए उसके पालने पोसने की बात आती है, तब बड़ी समस्या आती है, तब गार्जियनशिप वाली बात आती है, तब गार्जियनशिप एक्ट कानून आता है, तब फैमिली कोर्ट में ट्रायल चलते हैं, तब हम लोगों के सामने परेशानी होती है कि तुम दोनों तो हो जाओगे अलग, इस बच्चे का क्या होगा, इसकी कौन देखभाल करेगा, इसका क्या होगा, छोटा बच्चा है। भाई आजकल पैसे कोई कमी नहीं, अर्निंग बहुत है, बहुत अच्छे सैलरी हैं, सब पैकेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज हैं, सब सुविधाएं हैं, गाड़ियां, सब कुछ है, वो उसकी कोई प्रॉब्लम, लेकिन उस बच्चे का क्या, वो बच्चा क्या सोचेगा, मेरे माँ बाप का क्या। शादी में ऐसा नहीं था, वो बंधन था, वो मजबूत बंधन था, लिखा जाता। अब सिंगल पेरेंट्स आ गया, पहले लिखा जाता था पिता का नाम। क्यों लिखा जाता था पिता का नाम? जिम्मेदारी के लिए, कि जिम्मेदार बने, डॉटर ऑफ सन ऑफ,
फिर पीछे कंसेप्ट आया डॉटर एंड सन ऑफ दोनों नाम लिखे जाएंगे, माता। बहुत 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 अच्छा था, आई एग्री। लेकिन अब क्या आया, तीसरा कंसेप्ट आ चुका है लिव इन में, सिंगल पेरेंट्स। अगर माँ चाहे पति का नाम लिव इन वाले के लिखाना चाहे लिखाए, नहीं तो नहीं लिखाना चाहे, बस केवल मदर, बस नो फादर में डिस्क्लोज नहीं करना चाहती तो नहीं होगा। वो बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा आगे चल के, तो वो स्कूल में जाएगा, बड़ा होगा, तो जब वो पढ़ेगा देखेगा तो कि मुझे मेरे पिता ने मेरा नाम नहीं दिया, मुझे अपना नाम नहीं दिया, फर्क तो रहेगा ना। उसकी मानसिकता, उसकी सोच की तरफ लोग तुरंत का देख रहे, कदमों तले आगे का दिख रहा, आगे भविष्य का नहीं देख रहे। विवाह भविष्य को दिखाता था, विवाह भविष्य की जिम्मेदारी देता था। विवाह में जो अन्न ऐसे फेंकती है बेटी शादी के बाद ऐसे, इसका मतलब मैंने तुम्हारा अन्न धन उसे दिया जाता है, मैंने सब वापस कर दिया। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, जहां मेरी आरती उतार के मेरा स्वागत किया जा रहा है, वहां मेरे पैरों में लाल रंग लगाया जा रहा है, मेरे चिन्ह बनाए जा रहे हैं कि मेरा स्वागत हो रहा है। तो वो उससे जुड़ती थी, उसके साथ संवेदनाएं होती थी। कहा जाता था कि अब बेटी तुम्हारी यहां जा रही हो, अब तुम्हारी यहां से डोली आई है, अर्थी ही जाएगी। ये क्या कंसेप्ट था? क्या कोई बाप कह सकता है मेरी बेटी मार दो ले आऊं मैं? नहीं, जिम्मेदारी, एक संवेदना, एक भावना कि अब तुम्हें यहां भेजा है, अब इसे पूरी जिम्मेदारी से निभा। और इसी को पति पक्ष भी निभाता था पूरी जिम्मेदारी से। लड़ाई पहले भी होती थी, रहेंगे, पति पत्नी होंगे, बर्तन भी खटकेंगे, सब कुछ होगा, सामाजिक जीवन है, ह्यूमन बीइंग, कभी कोई खुश होता है, कभी लव इज नॉट लाइक ए स्टैग्नेंट वाटर नहीं है, स्थिर नहीं रहता, पानी की तरह भर दिया, पानी भी सूखता है, कभी बढ़ता है, कभी सूखता है, घटता है, कभी बढ़ता है। तो लव इज नॉट लाइक ए स्टैग्नेंट वाटर। उसी तरह प्यार का पति पत्नी में भी है, वो जीवन में चलता है। लेकिन फिर भी आज जो परिवर्तन हो रहा है वो हमारे समाज को, केवल देश को, कुछ लोग इस इंटरव्यू को देख के कहें रूढ़िवादी विचार हैं, लेकिन आज उसी रूढ़िवादी विचार पे लोग पहुंच रहे हैं। आज उसी रूढ़िवादी विचार, आज गांव में पता किसकी पूंछ होती है? टाई लगाने वाली की, टाई की जो नॉट लगाता है, बड़ी पूंछ होती शादी में कि मेरी लगा दे, मेरी लगा दे। मैंने एक जगह हिमाचल के देखा गांव में। और शहर में किसकी पूंछ होती पता? जो धोती पहना दे, जो धोती पहना दे। मैंने यहाँ 5 स्टार होटल में देखा, उसने कहा वो धोती पहनाएगा। मैंने कहा तू पहन ले। नहीं नहीं, वो इसीलिए बुलाया मैंने कितने पैसे दिए? कि 5,000 रुपए दिए, पूरे टाइम रहेगा, सबको धोती पहनाएगा ये। और वहां क्या, वहां खैर पैसे नहीं लेते हैं, वहां फ्री में। तो हमारे रूरल एरियाज हैं, ये मेट्रो सिटी है, इसलिए तो धोती पहनाने वाले की तो यहाँ कदर बढ़ गई, जो हमारी कल्चर थी। और वहां नाट, टाई की नाट लगाने वाले की कदर वहां बढ़ गई। सब पे नाट नहीं लगती है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन समाज हमारा इस तरफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है। आज मिट्टी के बर्तन फिर से आने लगे। आज कुल्हड़ की चाय की बड़ी डिमांड है, मतलब कप वाली चाय तो 10 रुपए की, कुल्हड़ वाली 20 रुपए की। मैंने कहा क्या मतलब? पहले कुल्हड़ हमारी जीवन में था, हमारी बारातों में था। पत्तल, आज मैंने कभी निकल रहा था उधर होटल, 5 स्टार होटल में लिखा कि अगर पत्तल में आप खाना खाएंगे तो उसके ये रेट। मैंने कहा पत्तल कास्टली? यस, पत्तल कास्टली, पत्तल में देंगे आपको। तो वो कॉस्टली हो गई। क्यों? क्योंकि हमने अपने पीछे गांव को छोड़ा है, हमने पीछे उनको जीवन को छोड़ा। कोरोना काल में हमें आभास दिलाया, प्रकृति ने आभास दिलाया कि आप क्यों बरगद के पीपल पे पानी क्यों देते थे, पीपल पे बरगद पे क्यों धागा बांधती थी महिलाएं साल में 2 बार तीज त्योहार पे? क्यों? क्योंकि उसको मानते थे। वो यहां नहीं लिखा जाता था ऑक्सीजन है देता, लेकिन पता था प्रकृति में कि ऑक्सीजन देता है। अब हमारे लोगों ने बताया कोरोना काल के बाद, बरगद, पीपल, नीम को लगाओ, उसके साथ रहो, क्योंकि तुम्हें ऑक्सीजन उसी से मिलेगी, ऑक्सीजन से जीवन बचेगा, ऑक्सीजन जीवन देता है। तो हमने उसको वैसे दिखाया, प्रकृति के साथ जोड़ दिया। तो ये चीजें ठीक है। लेकिन जहां हम लोग शादी ब्याह की बात कर रहे हैं, उसमें एक मानसिकता ये भी है कि जहां हमने बात की कि सब कुछ खुशहाल हो गया, लड़की शादी करके गई, ससुराल में सेटल हो गई, अच्छे से रह रहे हैं, परिवार आगे बढ़ता है। एक ये भी होता है कि लड़की जाती है, प्रताड़ित होती है, मारपीट होती है, दहेज होता है, सब कुछ ये सब होता है। तो हम इस चीज को भी तो नकार नहीं सकते ना। अच्छा तो चलो हर कोई सोचता है। अभी जब कुछ केसेस सामने आए, अतुल सुभाष वाला केस आया, मुस्कान रस्तोगी आया, सोनम रघुवंशी आया, तो एकदम से सब लोगों ने कह दिया कि भाई अब तो शादी करने में डर लग रहा है। हम ही लोगों के बहुत सारे दोस्त थे जिनका कहना हो गया कि यार अभी तक शादी नहीं की, अब समझ में नहीं आ रहा है शादी करें ना करें, इससे बढ़िया है तो अकेले रहते हैं, कर को मार के फेंक देंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन दहेज के लिए जलाना, मारना, पीटना, ससुराल में अलग अलग तरीके की प्रताड़ना, ये तो लड़कियां सालों से झेलती आ रही हैं। और मायके में भी आके, जैसे आपने कहा
कि कह दिया जाता है कि तुम्हारी डोली उठ रही है यहाँ से, अब सिर्फ अर्थी वहां से उठेगी, अब हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, अब जो है तुम्हारा ससुराल ही है। कई बार लड़कियां जब अपना रोना लेके माँ बाप के पास जाती भी हैं तो भी माँ बाप कह देते हैं कि अब वो तुम्हारा घर है, तुम देख लो, पिट रही हो एडजस्ट कर लो, अपने आप को बदल लो। कितना बदलेगा कोई? नहीं, उसका दूसरा रूप क्या है? कोर्ट, ट्रायल। महीनों नहीं, सालों नहीं, पूरी जिंदगी बिता देती है ट्रायल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर वहां स्पीडी ट्रायल हो, टाइम बाउंड ट्रायल हो कि दहेज का केस 1 साल में निपटेगा, डाइवोर्स का केस 6 महीने में निपटेगा, दिया गया कंसेप्ट 6 महीने का, लेकिन वो 10 साल 15 साल पीढ़ियां बीत जाती हैं। अगर उस कंसेप्ट पे चलें तब तो वो परिवार बसें, फिर वो टूट जाती है, ना मायके की ना ससुराल की, वो कोर्ट की होके रह जाती है। बस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख मिली, बाद में कुछ उसे कंपनसेशन मिलता है, न्याय तो नहीं मिलता ना। उसे पिटाई के बदले, दहेज मांगने के बदले, डिमांड ऑफ डोरी के बदले, भूखा रखने के बदले, प्यासा रखने के बदले, ताने, और उससे बड़ी भूख प्यास से भी बड़ी ताने होते हैं। भूखा रख लो किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 दिन 2 दिन, लेकिन ताने जो हैं वो जिंदा लाश बना देते हैं व्यक्ति को। ऐसी बातें की जाती हैं, तो उनसे दुखी होकर वो केस करती है, और केस फिर 15 साल चलता है, उसका क्या पर्पस रह जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट सेटअप किया गया, काउंसलिंग किया गया, मेडिएशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट आज मेडिएशन पे बहुत जोर दे रहा है, हर केस में मेडिएशन, लेकिन सफलता वहां कुछ मिल रही है, बहुत आंशिक सफलता मिल रही है, पूर्ण सफलता नहीं मिल पा रही है। इससे हमें पूर्ण सफलता की तरफ ले जाना है, मेडिएशन के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, घर परिवार के द्वारा। अब नया कानून में बताया कि अरेस्ट नहीं करना है पति पक्ष को 2 महीने तक, ये अच्छा है, क्योंकि तुरंत अरेस्ट हो जाता था तो जो काउंसलिंग के चांसेस थे वो खत्म हो जाते। जो जेल चला गया वो सोचता अब खत्म, अब हमारा कोई इस परिवार से लेना देना नहीं है। तो इसलिए परिवारों में फैमिलीज का सेटअप ये सब बढ़ रहा है, और निश्चित तौर पर अच्छा हो। अच्छा, मेन कमीशन की काफ़ी बात करते हैं और कहते हैं उनकी राइट्स की भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा हमारा कानून है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आदमी लोग प्रताड़ित रहते हैं? रेप केसेस, लिव इन में रहते हैं, बाद में झांसा दे के, शादी का झांसा दे के। अभी ब्रजभूषण वाले केस में देखा नहीं, पहलवानों ने जो आरोप लगाया, मैं सख्ते में आ गया। मैंने कि पहलवान, भाई आम बेटी तो हम समझ सकते हैं, हमारी बेटी कमजोर है, शर्माती है, झिझकती है, लज्जा है, उसे डरा दिया जाता है, उसे इस तरह जो इन्फ्लुएंस बाहर है, जो उठा उठा के पटक पटक के मार सकती है। तो मैंने कहा तुमने पहलवान थी, तुम उठा उठा के, तुम्हें बैड टच गुड टच तो सबको आता है। आज के समाज में बच्चों को भी सिखाया जाता है बैड टच गुड से फीलिंग करते हैं। भीड़ में आप दिव्य कुंभ महाकुंभ में टच हो गए तो आपको एहसास है कि ये कोई टच वैसा नहीं है, भीड़ है, चल रही है, चल रही है, चले। बोर्डिंग कर रहे हैं आप, कई बार हो जाता है, ट्रेन में कई बार हो जाता है, प्लेटफॉर्म पे कई हो जाता है, उसको तो मानते हैं बैड टच। लेकिन अगर आपको इंटेंशनली लग गया कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उठा उठा के, पटक पटक के मारा जा सकता है, चीरा जा सकता है, फाड़ा जा सकता था, नोचा जा सकता, आंखें फोड़ी जा सकती थी, सब कुछ हो सकता था। लेकिन सर, मगर एक लड़की होने के तौर पर मुझे ये लगता है कि हो सकता है मैं अपने एक काम में धाकड़ हूँ, हो सकता है मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे 2 घंटा 3 घंटा बात करूँ, मगर ये बहस मैं घर पे नहीं कर पाऊँ। हो सकता है ना कि मैं काम के तौर पर अपने प्रोफेशन में किसी चीज़ में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब वही चीज़ मुझे पर्सनली करनी है, अब अगर मैं जिम जा रही हूँ, वहाँ मैं 50 किलो उठा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ना घर में सिलेंडर लेके ऊपर नीचे लगी रहूंगी। तो हो सकता है, करना तो चाहिए ना। अब जिम में तो लोग जाते हैं सारा काम करने, और फिर घर में भी करो तो कोई बुराई थोड़ी है, बुराई नहीं है। मगर जो चीज़ आपने कही, जैसे मी टू मूवमेंट हुआ था, उसमें काफ़ी सारी लड़कियां आई और उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने प्रताड़ना झेली। कई बार लड़कियां परिवार में ही अगर उनका शोषण होता है, कई बार उनका बैड टच की जो आपने बात की, कई बार परिवार वाले मुंह बंद कर देते हैं कि रहने दो, तुम्हारे अगर ताऊ जी ने गलत हाथ लगाया, तुम्हारे फूफा ने कुछ कर दिया, चाचा ने कर दिया, मत बोलो, परिवार टूटेगा। तो वो लड़की वहां चुप हो जाती है। लेकिन जब उसको मौका मिलेगा कभी भी फटने का या बोलने का या सामने आने का, चुप नहीं होना चाहिए उसे, उस चुप नहीं हो। घर से अगर इस तरह का होता, चुप कभी भी किसी बेटी को चुप नहीं होना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, और वो विरोध ही उसे आगे सुरक्षा देगा और सुरक्षा कवच बनेगा। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर बार अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, हर इंसान का उस गलत चीज के लिए रिस्पॉन्स सेम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है कि अगर मैं भीड़ में चल रही हूँ और पीछे से मुझे किसी ने हाथ लगाया, तो मैं एक लड़की हो सकती हूँ जो पलट के तुरंत चाटा मार दे,
और हो सकता है कोई दूसरी लड़की हो जो आगे सहम बच के अपने सहमा के निकल जाए, सहम के निकल जाए, तो वो चीज उसे हम जल्दी पहुंचना है, हम वो उसे लेट नहीं होना है, वो सर पुलिस वो चीज लिटिगेशन तो में नहीं छोड़ पड़ती दीजिए, है। एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर भी होता है ना, कि हो सकता है कि मैं भी अगर किसी एक चीज में बहुत वायलेंट हूँ, कि मैं लड़ लेती हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जिसके बाद मैं सहम गई, मैं नहीं रिएक्ट कर पाई। तो ये कह देना कि अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ तो उन्हें मार के पटक ही देना चाहिए था, वो उनका क्योंकि प्रोफेशन वो है, उस प्रोफेशन में थी ना। वो उनका प्रोफेशन है सर, इंसान सहम तो सकता है ना। नहीं, सहम 1 बार 2 बार 3 बार सर 4 दबाने बार, वाले तो दबा लेंगे ना, ऐसा थोड़े ना है। जब कोई अगर जब वहाँ पुलिस है, जैसे अब कोई बात यहाँ होती तो बाहर पुलिस है, हम्म आप बाहर जा रही हैं, 5 स्टार 8 स्टार होटल में रुक रही हैं, देश विदेश जा रही हैं, तो वहाँ उसको पुलिस है, सर अगर प्रोटेक्शन ऐसा है। होता तो फिर औरतें क्यों मार खाती अपने घर में? नहीं, मार भी खाई और मार भी रही हैं, आज ऐसा भी नहीं है। आज मार रही हाँ, हैं, नहीं लेकिन तब भी कितने मार केस रही थी। कौन कहता आज ही महिला मजबूत हुई? झांसी की रानी कौन थी? बच्चे को पीठ पे लेके तलवार से लड़ रही थी। सीता कौन थी? सावित्री कौन थी? अनुसुईया का बिल्कुल सही गार्गी, बात है। अपाला, रजिया सुल्ताना और कौन जितने थी? लोग और पिटे हैं सुनिए, सर, और सुनिए, वो केवल वही नहीं थी, राजा दशरथ की कैकई कौन थी? युद्ध लड़ रही थी। ये तो बड़ा कंसेप्ट गलत चला दिया गया बीच में। जब मुगल आए तो मुगलों के समय महिला कमजोर हो गई, अंग्रेजों के समय कमजोर हो गई। उससे पहले जब प्योर सनातन धर्म था तो महिला बहुत मजबूत थी। आप देखिए ना, कैकई युद्ध के तो वचन है, और कोई वचन तो है नहीं कि कहीं और वचन, खाना अच्छा बना दिया इसलिए वचन दे दिए राजा दशरथ ने। राजा दशरथ ने वचन तब दिए थे जब धुरी को पकड़ लिया था उसने पहिया निकलने से पहले, तभी तो रोका युद्ध जीता। और उन्होंने देखा राजा दशरथ ने कैकई को कि आपको पसीना क्यों आ रहा है रानी, युद्ध तो हम जीत रहे हैं, कि आप युद्ध जीतिए, जब पूरा जीत जाएंगे तब बताऊंगी मैं। फिर और युद्ध जीत लिया। जब युद्ध जीत के देखा तो पूरा हाथ लहू लुहान था, वो पकड़े थी उस धुरी को, पहिया निकल ना जाए। तो ये चीजें थी जीवन की। ठीक है, मैं आपसे सीमा हैदर के केस के बारे में भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप उनका केस लड़ रहे हैं, आपकी बातचीत है। सीमा हैदर है कौन? क्योंकि लोगों को आज भी ये चीज़ क्लियर नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हो सकता है वो स्पाई हो, और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वो सबसे पहले तो वो हमारी बहन है, इराकी बनी है, सनातन धर्म में है, मीना समाज की बहू है। अगर आपकी बात को मैं बड़ा करूं, स्पाई है वो, आतंकी है, जासूस है, तो उसे डबल फांसी दे दो। मैं कह रहा हूं, उसका भाई होके कह रहा हूं, अगर है तो। अगर वो प्यार में आई है, मोहब्बत में आई है, बुद्धम शरणम गच्छामि के आधार पर भारत में आई है, तो निश्चित तौर पर उसको शरण में लेना चाहिए और उसको उस अनुकूल परिस्थितियों में देखना चाहिए। अब उसने भारती मीना बेटी को भी जन्म दिया, नाम भी उसका ऐसे नहीं रखा गया। हमने भी अपनी सोशल मीडिया सब जगह पूछा, इंस्टाग्राम डॉक्टर ए.पी. सिंगलार, सोशल मीडिया फेसबुक पेज डॉक्टर ए.पी. सिंगलार, सब पे डाल के हमने नाम लिया। तो सबने नाम दिया, सजेस्ट किया, लाखों नाम आए, उनमें से भारती सबसे अधिक आया। हमने भारती मीना रखा उसका नाम, तो उस आधार पे रखा और उसका किया। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा कि जब आप उनका इंडिया में रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको वापस पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए, तो आई तो वो इलीगली थी ना इंडिया? आने का तरीका पाकिस्तान तक लीगल था, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा, वैलिड तरीके से वो पाकिस्तान से डायरेक्ट काठमांडू फ्लाइट नहीं है, शारजहां से काठमांडू आई, वहाँ तक वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच में पासपोर्ट और वीज़ा नहीं चलता है। हमारे यहाँ रोटी और बेटी का रिश्ता है भारत का, और भारत हमारा सबसे आज़ादी के समय का सबसे पहला पड़ोसी देश है जिसने हमारे साथ ट्रीटी की, और हमारा पड़ोसी देश है। तो भारत में आना पाकिस्तान की बहू बनके, क्योंकि वो विवाह कर चुकी थी सचिन मीना के साथ नेपाल में, इनवैलिड नहीं है, क्योंकि भारत सीता माता की ससुराल है। तो भारत में वो आई है नेपाल से, नेपाल विवाह हुआ। ऐसी अगर हम मान ले सीता माता का वो है, तो फिर तो ये वीजा और पासपोर्ट इसका मतलब ही नहीं है। नेपाल से हमारा नहीं है, आज भी नहीं है, मानते वो हैं चीज हम। ठीक है, नेपाल लेकिन का पाकिस्तान से तो है। अगर वो वहां से आ गई, पाकिस्तान से तो वैलिड पासपोर्ट वीजा है। ठीक है, एक और बात मुझे बताइए, एक और बात मुझे बताइए कि उनकी अगर शादी हो गई सचिन मीना से, तो शादी के बाद सीमा भाभी हैं, सीमा भारतीय कब से हो गई हैं? हम उन्हें अभी भी भारतीय नहीं कह सकते, इंडियन पासपोर्ट नहीं है ना। वो भारती मीना की माँ है। हाँ। वो सचिन मीना की धर्म पत्नी है।
वो ठीक है। मीना समाज की बहू हैं। है तो वो पाकिस्तानी। सनातन धर्म, पाकिस्तान से तो अदनान सामी भी आए, बहुत आए, सबको भारत की नागरिकता दी गई ना, बहुत लोग आए। अभी दी नहीं गई ना नहीं, सर, इस अदनान केस में। सामी को मिली, इस सबको मिली, केस इस में केस में भी नहीं मिली। हाँ। तो वो वही तो प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए उसको चल रहा है। सनातन धर्म के अनुसार उसने भारतीय रीति नीति पद्धति के आधार पर रह रही है, हर त्योहार मना रही है, हर तीज मना रही है, हर अवसर को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रही है, और इस देश के करोड़ों लोगों ने उनका साथ दिया है। फाइनेंशियल मैं तो बड़ी बात समझता हूँ, आर्थिक रूप से साथ दिया, सामाजिक रूप से साथ दिया, बहुत तरह से उसका साथ दिया, और बहुत तरह साथ दिया, वो रह रही थी। अच्छा, पाकिस्तान में उनकी शादी खत्म हो गई थी? हाँ, तलाक हो चुका था पति के साथ। जब चौथा बच्चा पेट में था तभी उनके पति ने छोड़ के सऊदी चले गए, तो तलाक दे दिया था, और तलाक के बाद वो अपने पिता के यहाँ रह रही थी। पिता के यहाँ ही जन्म हुआ, चौथी जो बेटी है जन्म हुआ। उस जन्म के बाद वो पिता के यहाँ रही, पिता की मृत्यु तक वहाँ रही। पिता की मृत्यु के बाद फिर उसी दौरान इसका सचिन से संबंध हुआ पबजी के द्वारा, और उसके बाद वो बाहर आई, वो यहाँ भारत आई, और उसके साथ वहीं रह रही थी पूरी तरह से। और जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद हमारी सरकार का कहना था कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं उनको देश छोड़ देना चाहिए, हमारे देश से निकल जाना चाहिए। उस वक्त सीमा हैदर को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया? सीमा मीना हो चुकी थी, सीमा हैदर नहीं थी। सर, बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी औरतें थी जिनका घर अब यहाँ था, भारत में था, उन्होंने वो अपने सनातन बच्चे धर्म नहीं ग्रहण किया, सनातन धर्म सीमा ने ग्रहण किया। भारत माता की जय सीमा बोलती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद सीमा बोलती है, राष्ट्रीय ध्वज सीमा लहराती है। पाकिस्तान के क्रिकेट में हार की कामना सीमा करती है, इसरो की सफलता सीमा करती है, चंद्रयान 3 की सफलता सीमा करती है। अगर सीमा हैदर को भारत में रहने की अनुमति मिल जाती है तो क्या ये रास्ता नहीं तय कर देगा बाकी और लोगों के लिए कि वो इलीगली इंडिया अगर आ जाते हैं, या मान लीजिए कि जाके वो भी शादी कर ले? अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। सीमा की आपने कही, सीमा अगर पाकिस्तान भेज दी जाती तो क्या उन हालातों में, इन हालातों में जो काफिर हो चुकी है, वो उनके लिए काफिर हो चुकी है, ठीक है, काफिर की सजा पत्थर पत्थर मार के, तो क्या सीमा और सीमा के बच्चे जिंदा होते बॉर्डर पार करते ही? आपका दिल क्या कहता है? मुझे नहीं लगता जिंदा होते। नहीं जिंदा होते ना, बस यहीं पर आर्टिकल 72 आता है, यहीं पे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का दखल आता है कि जिंदा रखें, मर्सी, दया, बुद्धम शरणम गच्छामि, उनको जीवन दान देने का काम भारत सरकार, गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसका मैं धन्यवाद। जिंदा नहीं होते तो क्या भारत के खबरों में, आपका तो वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और आपके चैनल पे खबर चलती कि सीमा और सीमा के बच्चों को पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचते ही हत्या कर दी गई, उनके लिए छोटी खबर होती। भारत के लिए, जिसने सनातन धर्म ग्रहण किया, जिसने बिंदी लगाई, जिसने माथे का सिंदूर लिया, और जिसने डॉक्टर AP सिंह के राखी बांधी हो और भैया दूज पे तिलक किया हो, उसके लिए तो गलत था। वो चीज ठीक है, लेकिन अभी तक ये चीज भी तो प्रूफ नहीं हो पाई है ना कि वो है कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है। अभी तक ये भी तो प्रूफ नहीं हो पाया कि वो आतंकी है, ये भी तो प्रूफ नहीं हो पाया कि वो जासूस है, ये भी तो प्रूफ नहीं हो पाया स्पाई है, ये भी तो प्रूफ नहीं हो पाया कि वो, इतने दिन तो हो गए ना, हम तो वेट कर रहे हैं, हमने नहीं बुलाया। अभी वो केवल हमारी, जब माता जी की तबीयत खराब हुई तभी वो पहली बार आई। सोचिए ना, मायका जिसका हो दिल्ली में, तो वो कब आई? जब माता जी की तबीयत खराब हुई, तब उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मैं जाऊंगी। एक्चुअली वीडियो कॉलिंग की, तो वीडियो कॉलिंग में उनको लग रहा था, ड्रिप लग रही थी, तो देख के एकदम सकपका गई, क्या होगा? तो उसने कहा मैं माता जी से मिलने जाऊँ, वो चली आई, पहली बार मिलने आई, तो देखा कि मिला के, तो ये भी तो सिद्ध नहीं हो पाया है। कहीं आपको स्टेटमेंट कोई दिखा, कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन में, डॉक्यूमेंट में NIA जांच करे? मैं तो कहता हूँ जांच SIT NIA जो जांच करानी सब करा लो। प्यार में आई है तो रहना चाहिए। प्यार में, देखिए एक गाना था, अब वही बात आ जाती है, गाने में तो बहुत लिखा, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, तू बैठा था चौबारे पर देख मैं तेरे कदमों के नीचे आ गई, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अब वहाँ तो वीजा की नहीं बात की गाने में, ना वहाँ पासपोर्ट की बात की गई, ना वहाँ आतंकी जासूस की बात, तो आ तो गई, तो सेंटिमेंट बदल जाता है ना, ये भी तो बात है। तो पाकिस्तान 78 साल पहले क्या था? हमारे देश का ही तो भूभाग है, हमारा तो था, अब तो नहीं है, अब तो नहीं है, तो ऑपरेशन सिंदूर भी कर देते हम, जब नहीं है तो नहीं है,
सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देते हैं, और जब हमारा होता है तो हम समझौता एक्सप्रेस भी भेज देते हैं। तब हम वहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति को ताजमहल आगरा भी दिखा देते हैं और घुमा देते हैं, स्वागत भी कर देते हैं। वो आंख दिखाता है, हम आंख निकाल लेते हैं। वो मुस्कुराता है, हम उसे गुलाब का फूल दे देते हैं। वो हंसता है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी माता जी के लिए शाल और कपड़े लेके पहुंच जाते हैं, अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम पहुंच जाते हैं, सारी सुरक्षा को तोड़ के। तो गिव एंड टेक है। अगर वो गलत वो दिखाता है, करता है गलत, वो पहलगाम घटना करता है, तो हम उसको ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सोफिया कुरैशी अकेली महिला खड़ी होके कहती, जवाब देती है, मिटा दूंगी पाकिस्तान, थोड़ा 25 मिनट में आतंकवादी 100 आतंकवादियों का सफाया, 9 आतंकवादियों का ठिकाना समाप्त कर। बिल्कुल दिखा तो हमारे यहाँ भी है। पाकिस्तान के लिए तो हम ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, दोनों चीजें करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पड़ोसी बदले नहीं जाते कभी। तो सच्चाई है, हमने इस बात को निभाया, हम इस बात को पूरी तरह अमल में ला रहे हैं। अच्छा, आपके लिए एक सवाल आया था मेरे पास जब मैंने आपकी फोटो डाल के लोगों से पूछा था कि मेरा आपके साथ एक इंटरव्यू होने वाला है, तो लोग जानना चाहते हैं कि एपी सिंह फीस कितनी लेते हैं। और फीस तो बताने भी नहीं चाहिए, खैर, लेकिन फीस देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय आपने कहा, और लोग इसी बेस में देखते हैं वकील। बिल्कुल। और मेरे लिए बड़ा वीक पॉइंट भी है, मजबूत पॉइंट। फीस इतनी भी क्या लो कि दिल्ली के ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कमरा भरा हुआ था नोटों का, वो मानने को तैयार नहीं आज भी कि कमरा भरा हुआ मेरा, ये मेरा है, जबकि गेट के अंदर रहता है। तो साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा रहा न हूँ, अतिथि भी भूखा न जाए। जीवन में ये होना चाहिए। हमारे जूनियर कहते हैं, फाइलों के जब बंच आते हैं ट्राली से लुढ़कते हुए, ट्राली से लुढ़का के लाते हैं, कहते हैं सर बहुत बल्कि केस है, बहुत वैल्यूम है, 10 वैल्यूम, एक वैल्यूम 300 पेज का होता है, 20 वैल्यूम है, इसमें तो बहुत काम है, बहुत। मैंने कहा बेटा, ये काम नहीं है, ये ढेर नहीं है, ये कागजों का ढेर नहीं है। इस कागज के ढेर को बनने में किसी माँ की सोने की चूड़ियां बिक गई होंगी, किसी माँ का मंगलसूत्र जो कभी नहीं उतारना चाहती होगी वो बिक गया होगा, किसी की भैंस दूध देती हुई बेचनी पड़ी होगी, किसी बेटी की शादी रुक गई होगी कि पहले मुकदमा लड़ लूं, पापा को छुड़ा लूं, हाई कोर्ट में वकील साहब की फीस दे दूं, फिर शादी कर दूंगा अगली बार, और शायद उसके सपनों का राजकुमार अगले साल नहीं वेट किया होगा, वो चला गया होगा, दूसरी शादी उसने अपनी और जगह कर ली और बेटी तड़प के रह गई होगी केवल मुकदमे की वजह से। इसलिए कोर्ट में फीस, पैसा लगता है, लोगों का घर बिक जाते हैं, हाई कोर्ट तक खेत बिक जाते हैं, कल्याण बिक जाते हैं, लोग जीवन भर टूटे जूते फटी साड़ी पहनी रहती हैं महिलाएं, केवल मुकदमों के चक्कर में, पैरवी के चक्कर में, केस के चक्कर में, केवल इसलिए वकील साहब क्या मिठाई ले जा सकें, केवल इसलिए वकील साहब क्या सेब अच्छे वाले ले जाए, अपने पास जो मुलजिम से मिलने जाएंगे तो घुले घुले केले ले जाएंगे क्योंकि वो 45 रुपए के दर्जन मिल जाएंगे, और वकील साहब के यहाँ जब जा रहे होंगे तो 100 रुपए दर्जन वाले केले ले जाएं, अच्छे केले ले जाएं। ये भाव हमारे देश के लोगों में है। लोग वकील को भगवान मानते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं। ये बात देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने कही थी हम लोगों के सेमिनार में। उन्होंने कहा था, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, कि हमारे उड़ीसा में 3 लोगों को भगवान मानते हैं, एक डॉक्टर, एक वकील, एक टीचर। कि आज मैं एक भगवान के पास हूँ, लॉयर के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर, सब थे, हम लोग सब थे। कई मैं अब आप पे छोड़ के जा रही हूँ कि आप लोग अपने को क्या मानते हैं, भगवान प्रूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आपके उस सवाल का जवाब, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर किसी को न्याय अधूरा रह जाता है, और डॉक्टर एपी सिंह इस सदी में बड़ा एडवोकेट है, तो अगर मैं उसके न्याय की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ पाता हूं कि उसके पास पैसे नहीं है, उसको देने के लिए फीस नहीं है, तो उसके साथ अनजस्टिस है, हमारी वकालत के साथ अनजस्टिस है। वकालत का पेशा बहुत रॉयल पेशा रहा है। पैसे के लिए, तो अगर पैसे कम पड़ते हैं, ये भी सवाल आया था कि अगर कोई नहीं दे पाता है फीस तो सर एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने पैसे को बहुत महत्व दिया ही नहीं। मुझे मालिक ने सब कुछ दिया, भगवान ने सब कुछ किया। इतने संतों के केस लड़े, जो लोग सोचते हैं शायद पूरा मुझे नहीं जानते हैं। संत रामपाल दास बरवाला केस, बरवाला कांड, कोई पैसे की कमी नहीं, जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। ब्लैंक चेक रख दी गई थी, चेक बुक हमारे पास, ब्लैंक चेक बुक साइन की हुई कि जब भी आपको भरना हो भर लेना, आप
कभी बाउंस नहीं हुआ। बस फोन कर देना कि ये चेक डाल रहा हूँ। सोचिए आप, बरवाला कांड, हनीप्रीत, डेरा सच्चा सौदा, छोटे मामला नहीं था, बड़ा मामला था। हनीप्रीत, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी, कोई पैसे की कमी नहीं। नारायण साकाररी, भोले बाबा वाला हाथरस भक्त, कोई उनके यहाँ कोई चढ़ावा चंदा नहीं है, दान पात्र नहीं है, लेकिन कोई कमी नहीं कभी रही। 14 वर्ष से मेरा उनका व्यक्तिगत संबंध है, कभी पैसे की अड़चन नहीं आई, कोई बात। गायत्री मिशन संस्थान परिवार, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के, उनका केस लड़ा, डॉक्टर प्रणब पांडा, डॉक्टर शैलजा पांडा का केस लड़ा, कोई पैसे की कमी नहीं कभी आई, कभी किसी तरह की कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह का, अब आनंद मोहन सिंह बाहुबली सांसद बिहार के, उनका केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ, चल रहा, अब बाहर हैं वो। उनकी धर्मपत्नी लवली आनंद जी सांसद हैं, बेटा चेतन आनंद विधायक है, दर्जा प्राप्त मंत्री की तरह बिहार में है, तो उसका हुआ। बहुत ऐसे केसेस रहे, बड़े बड़े सांसदों मंत्रियों के, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश में केस था, कोई कमी नहीं पैसे की थी। कितने सांसद रहे इस बात के, कितने मिनिस्टर्स हैं, कितने विधायक हैं, लेकिन कभी पैसे को आंक कर कि पैसे के लिए ही केस लड़ना है, पैसे के लिए ही वकालत करना है, ये उचित नहीं है वकालत के पेशे में। आप उसकी भावना को, दर्द को समझिए और उसके भाव के साथ लड़िए। मेरी माता पिता ने एक बात और बताई थी कि जब आप, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, आज तक नहीं बोली मैंने कहीं, आपने ये बात कही तो मैं बता रहा हूँ। माता पिता ने मेरे कहा कि जब कभी किसी के लिए ऑफिस में बैठे उससे खूब फीस लो, कोई कमी नहीं, लेकिन जब उसके लिए केस में लड़ रहे हो, कोर्ट में बहस कर रहे हो, उस समय अपने मन में एक किंचित मात्र ये मत लाना कि इसने फीस पूरी नहीं दी, बाकी रह गई है, अभी इससे और लेना है। उस समय अपना जितना बेस्ट दे सकते हो, जितना अच्छा बोल सकते हो, जितना उसके साथ पैरवी कर सकते हो, वो सारा कुछ कर देना, बेहतर कर देना, फिर बाहर आना, फिर बाहर मांगना, फिर बाहर लेना। लेकिन उस समय मन में मत लाना। अगर उस समय कोई वकील मन में ला देता है तो वो शायद वकालत के उसूल के खिलाफ है, वकालत के नियम के खिलाफ है। वकालत का, जस्टिस विक्रमादित्य राजा थे, उससे जुड़ा हुआ प्रोफेशन है ये, न्याय की, कानून की। तो कानून के रक्षक हैं हम, और कानून के लिए पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ये भावना रखनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ हर वकील को अपनाना चाहिए। किसी की क्लाइंट को फीस की वजह से मना कर देना मैं नहीं करूँगा। और आपको लगता है, आपकी भावनाओं के अनुकूल है तो आप लड़िए। आप डर रहे हैं पहले तो बिल्कुल मत लड़िए, फिर एपी सिंह के पास भेज दीजिए। अगर आपको पहले से ही डर लगने लगा है, आप थरथराने लगे हो, सोचने इधर उधर देखने लगे हो, ये तो मोस्ट वांटेड है, इस पे तो 10 लाख का इनाम है, ये तो बहुत भगोड़ा है, ये क्या करेंगे, इस पर तो मीडिया ट्रायल चल रहा है, इसकी तो स्क्रीन पर चल रही है, इसकी तो फोटो चल रही है, इसका ये चल रहा है, इस तरह से सब कुछ होता है। तो वो नहीं होना चाहिए। संघर्ष करना चाहिए, गंभीरता से लड़ना चाहिए, और उसके लिए जितना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो, अच्छे से अच्छा दे सकते हो, वो आपको देना चाहिए। मैं समझता हूँ वकालत का पेशे में होना, ये मेरे माता पिता ने मुझे बताया, और वो मैंने उस पर अमल किया। उसमें आपके हिसाब से किसी एक अच्छे लॉयर के पास इन 3 में से कौन सी चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए? लीगल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, या उसको कोर्ट रूम के अंदर बोलना आना चाहिए? तीनों। फेस वैल्यू वकालत में बहुत, कॉन्टैक्ट जो आपने कहा, फेस वैल्यू है। हाँ, अब मैं किसी भारत में बड़ी बात नहीं कहता है, देश के किसी कोने में चला जाता हूँ, चेन्नई कोर्ट में मैं नहीं सोच सकता था मुझे लोग जानते होंगे। बेंगलुरु रात आया हूँ, बेंगलुरु में नहीं समझता, लेकिन बेंगलुरु में इतनी फैन फॉलोइंग, इतना लोग जानते हैं, एयरपोर्ट पे चलो जानते हैं, ट्रेन पे जानते हैं, सब जगह जानते हैं। लेकिन इतना जजेस वहाँ जाए, मिस्टर एपी सिंह, यस टुडे आई एम प्राउड ऑफ यू, टुडे यू आर अपीयरिंग बिफोर माई कोर्ट, इट्स माई प्लेजर, कम 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 टेक टी। तो ये चीज़ें हैं, तो ये होनी चाहिए। फेस वैल्यू वकालत में है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और कोर्ट में तो बात को रखना, कितना अच्छा आप केस रख सकते हैं, तीनों चीज़ें जरूर, तीनों का सम्मिश्रण है, किसी एक चीज़ से बात नहीं चल सकती। एक किस्सा आप हमें और बताइए, विकास दुबे का आपके पास कॉल आया था। हाँ, वो बहुत दुखद बात रही। विकास दुबे, कोरोना काल था उस समय, मुझे भी कोरोना हुआ था। अब वो बेब तो बड़ी तगड़ी थी, सब लोग मर ही रहे थे, मैं भी उसी श्रृंखला लिस्ट में था, तो अमर सिंह जी उसी लिस्ट में चली गए उसी समय। वो बहुत दुखद था। उसी समय उसका फ़ोन आया, और फ़ोन हमने कहा कि ठीक है, अच्छा बताते हैं, हमने सीधे मना नहीं किया उसे। तो पता नहीं उसका फ़ोन आया था, क्या बात हुई थी उस कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं गुड़गांवा हूँ, और मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आप मेरे केस में कुछ करिए और कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे मार दिया जाएगा। उतना भयभीत था वो। तो मैंने, कोई बात नहीं, मरने वाली बात नहीं है, आप
गुड़गांवा था। तो मैंने कहा अभी बताता हूँ, थोड़ी देर वहीं रुको, आप मैं बताता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो मेरा ऑफिस है मानसरोवर गार्डन FA 329 और 330, वहाँ पुलिस लग गई इधर। मेरे पास पड़ोस के लोग बहुत अच्छे वहाँ के, उन्होंने फ़ोन किया। अब पड़ोस का फ़ोन तो उठाना चाहिए तुरंत, कोरोना काल में था, मेरे घर वालों ने उठाया, बात कराई। अब बोले यहाँ बहुत सरगर्मियाँ तेज हो गई, क्या आपके यहाँ कोई क्या ऐसा क्या आने वाला है, आप आने वाले हो? कोरोना काल था, सब लॉकडाउन था, मैं जा ही नहीं रहा था ऑफिस में, फार्म हाउस पे था अपने, वहाँ खुला था, मिलना होता तो वहाँ मिल लेता, तो मैं खुद ही बीमार था तो मिलने का मतलब ही नहीं था, सब इलाज चल रहा था। तो उसके बाद फिर जब ऐसा हुआ तो वो पुलिस लग गई। उसके बाद फिर उसका फ़ोन आया, तो मैंने कहा तुम सरेंडर हो जाओ जाके, मैं तो बीमार हूँ, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं आ पाऊँ, मैं नहीं आ सकता। फिर उसके बाद हमारा उससे संबंध नहीं रहा, लेकिन उज्जैन गया, उज्जैन जाके उसे, और उसकी भी पूरी हत्या थी, वो उसने 8 लोगों की हत्या की। आई एग्री, दंड मिलना चाहिए, लेकिन आपने देखा कैसे उसकी गाड़ी पलटी, वैसे पलटी पड़ी है, फिर खींची जा रही है, फिर निशान डाले जा रहे हैं, वो सब था, वो गलत था, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, मानवाधिकारों का हनन। नहीं, उनसे बचा नहीं पाया। हाँ, अगर वो मिलता तो मैं हनीप्रीत की तरह उसे बचा देता। जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, बस वो गाड़ी पलटी और हुआ, ऐसे हनीप्रीत का भी हो जाता। लेकिन मैंने उसमें मीडिया का सहारा लिया, मैंने मीडिया के द्वारा वहाँ पेश करा के पंचकुला में, उन्हें 2 महीना चल रहा था, वो भी वांटेड हो गई थी। आनंद पाल सिंह के भी केस में अगर मैं मीडिया के सामने उसे सरेंडर करता तो वो जिंदा होता। तो अगर AP सिंह ने विकास दुबे का केस लिया होता तो वो जिंदा होता आज? हाँ, जिंदा तो होता, इसमें तो कोई शक नहीं। दिल्ली पुलिस हमारी में लाख कमियां हों, लेकिन ऐसा नहीं है, गाड़ी वाड़ी कम पलटती है भाई। वहाँ दिल्ली पुलिस लेती है तो सामने रखती है और पेश करती है, कोर्ट में करती है। बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, ऐसे हैं, इनकाउंटर भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डाला जाए। अरे बेड़ी डाल दो, जब उज्जैन से आपकी कस्टडी में है तो उसे ट्रायल का मौका तो मिलना चाहिए, ट्रायल आवश्यक है, ये होना चाहिए। ये आखिरी कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे ले रही हूँ, जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे थे। AP सिंह हमेशा क्राइम अगेंस्ट विमेन के जो केसेस होते हैं उसमें डिफेंडिंग लॉयर क्यों होते हैं? नहीं, गायत्री मिशन संस्थान परिवार में बेटी की तरफ से था, हनीप्रीत में मैं हनीप्रीत बहन की तरफ से था, अररिया आरती यादव छोटू यादव लड़की की तरफ से था, सीमा सचिन मीना से बड़ा क्या है, वो तो बेटी है, सबको पता है। सीमा हैदर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सीमा हैदर को आप क्यों सपोर्ट करते हैं, और एक और क्वेश्चन है कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस कब जाएंगी? अब मैं सपोर्ट करता हूँ इसलिए नहीं जाएंगी, क्योंकि सीमा ने राखी बांधी है, मेरी माँ ने उसकी गोद भराई की है, और मेरी माँ ने उसका छोचक दिया है बच्चे का। वो भारती मीना की माँ है और भारत में रह रही। क्या सनातन धर्म मानना गुनाह हो गया क्या? सनातन धर्म मान रही, इसलिए ये सवाल उन लोगों ने पूछे होंगे जो सनातन धर्म को विरोध करते हैं, सनातन धर्म को HIV, डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं, उन लोगों ने सवाल पूछे होंगे। सनातन धर्म का सम्मान करने वाला, जो भारत माता की जय कर दे, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद कर दे। और भारत में कितने ऐसे लोग हैं, बड़े विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत के गाते हैं, भारत का सोते हैं, लेकिन भारत का गाने में उनकी जुबान नहीं हिलती। वो यहाँ रहकर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यहाँ रहकर भी जब पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जीतता है तब लड्डू बांटते हैं, और जब भारत जीत जाता है तो अपने टीवी तोड़ने लगते हैं। ये वो लोग सवाल करने वाले। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ऐसा सवाल नहीं कर सकता है जो जानता है कि सीमा मीना, सचिन मीना सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी है, तो उसके साथ तो अच्छा होना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, हमारी परंपरा है, रीति है, रिवाज है। एक सवाल है कि लड़कियां रात को बाहर जाती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं, इस पे कमेंट क्यों किए जाते हैं, और आपने भी रात में निकलने वाली बात को उठाया था। क्या आप वो अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं, और अब आपकी इसके बारे में क्या राय है? नहीं, जीवन में कभी जो चीज़ मैं बोलता हूँ कभी वापस, ये तो क्या चीज़ है। 28 साल के जीवन मैंने जो बोला वो बोला, वापस लेने का नहीं मतलब है। आज भी बोल रहा हूँ उसको, जिसको इन्होंने पूरी बात नहीं की। वो सवाल था 2012 में निर्भया के समय। क्या सवाल था कि अगर आपकी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाए तो आप क्या करेंगे, ये सवाल था। तो मेरी बहन एडवोकेट, अब मेरी बेटी भी वकालत के पेशे में जा रही है, तो और सुप्रीम कोर्ट की लाइफ टाइम मेंबर मेरी बहन गीता सिंह चौहान, तो उनसे जुड़ा सवाल। तो मैंने कहा मैं अपनी बहन बेटी का तो जिम्मेदार हूं ना। अगर मेरी बहन की बात आएगी तो मेरे माता पिता मुझे कहें, बेटी की बात आएगी तो मेरे सास ससुर बोलें और मेरी पत्नी बोले। मैंने बोला था कि मेरी बहन बेटी अगर प्री मैरिटल रिलेशन बनाए
तो मैं उसे अपने फार्म हाउस में ले जाके पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने की हिम्मत रखता हूं, ऐसा विश्वास रखता हूं, क्योंकि मेरी बेटी प्री मैरिटल रिलेशन कभी नहीं बना सकती, मेरी बहन प्री मैरिटल रिलेशन कभी नहीं बना सकती। वो हम पर विश्वास करती, मैं उसका भाई हूं, बड़ा भाई हूं, मैं उसका पिता हूं, तो मुझ पर भरोसा भी करती है। और मेरा परिवार मानता है, मैं उस राजपूत शाही परिवार से हूं कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया जीवन में तो सब कुछ चला जाता है। मेरा ऐसा मानना है। मैं एप्लीकेशन लिखने तो नहीं ही बैठूंगा कि मैं कंप्लेंट बनाने बैठ जाऊं कि प्री मैरिटल रिलेशन बना लिया तुमने तो चलो जी चलो कहीं ढूंढे चल के कहाँ बना लिया, क्या बना लिया, स्पॉट दिखाए, ये दिखाए। ऐसे परिवार से नहीं। और मैं गर्व करता हूं, मेरा परिवार इस पर पूरी तरह से दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, अडिगता के साथ मेरे साथ खड़ा है, और विश्वास करता हूं जीवन में आगे भी खड़ा रहेगा। इसलिए वापस लेने की बात तो कभी मैं सोची नहीं। और उस समय तो बहुत हंगामा हो रहा था, तब वापस नहीं, और अब वापस की कोई बात है। चरित्र की क्यों परेशान लोग हैं, क्यों प्री मैरिटल रिलेशन बनाना चाहते हैं? वो प्री मैरिटल रिलेशन जो मैंने 12 में बोला था आज बढ़ता चला गया, आज आंधी की तरह बढ़ता चला गया, और उसी के परिणाम है ये जो परिवार बिगड़ रहे हैं और आत्महत्याएं हो रही हैं और ये सब मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके लिए एक सवाल है कि आपका ओपिनियन क्या है अबाउट विमेन हु गो आउट ड्यूरिंग नाइट? नहीं, किसी बहुत काम अच्छी के जाना लिए चाहिए। या किसी घूमने फिरने हम के ही लिए लोग दोनों? जाते हैं, हमारी बहन भी जाती है, बाहर भी जाती है, हमारी धर्म पत्नी जाती है, बेटी जाती है, सब जाते हैं, जाएं लेकिन सुरक्षित। लेकिन समस्या तब आती है बॉयफ्रेंड के साथ जाना, अपने पिता के साथ जाना, माता के साथ जाना, चाचा के साथ जाना, ताऊ के साथ जाना, अपने पति के साथ जाना, बेटे के साथ जाना, ये सेफ साइड होती है। बॉयफ्रेंड वाला छोड़ के भाग जाता है। कई ऐसी घटनाएं देखी, चुप जाते हैं, इधर छुप गया उधर छिप गया, मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्क कौन लेगा? अपने परिवार का व्यक्ति, अपने परिवार का सदस्य। और मैं तो ये भी कहता हूं इससे आगे बढ़ के कि अब हर जगह तो देखिए, आप भी देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके स्टूडियो में यहाँ सैकड़ों लड़कियां काम कर रही हैं, दर्जनों और सब का लड़कियां काम कर रही हैं, रात दिन जा रही हैं, पूरा सेट चल रहा है आपका, रात दिन शिफ्ट चल रही है पूरी, हर जगह खबर होती है। जब हाथरस भगदड़ हुआ तो रात के 12 बजे ब्रेक किया गया था। हमने मधुकर को जब सरेंडर किया तो सब लेडीज थी, हमारी एंकर, सब ने एकदम ब्रेक की खबर, स्टूडियो से ब्रेक की। तो कौन थी? हमारी बेटियां, बहनें थी। तो क्या है, वो सुरक्षित भावना कैसे हो? वो सुरक्षित हर बेटी के साथ हर जगह उसका पति, पिता, भाई नहीं हो सकता, लेकिन वहां कोई ना कोई तो पुरुष होता है। वो पुरुष बंगाल में गार्ड के रूप में था, कहीं बस ड्राइवर के रूप में होता है, कहीं ऑटो ड्राइवर के रूप में होता है, कहीं टैक्सी ड्राइवर, कहीं पैसेंजर के रूप में होता है। तो वो बिना वर्दीधारी वाला पुलिस वाला क्यों नहीं बन पा रहा है? उसे क्यों नहीं उसमें अपनी बेटी दिखती है? क्यों नहीं उसमें उसे अपनी बहन दिखती है? क्यों नहीं उसमें उसकी मां दिखती है? वो बहुत बड़ा पहलवान हो सकता है, लेकिन वो क्यों चला गया? इसी दिल्ली में 17 चाकू मारते रहे समय प्रभातली में, इसी दिल्ली में एक बेटी को भरी बाजार में 17 चाकुओं से गोदा जाता रहा, लोग बच के ऐसे निकलते रहे, बच के जाते रहे। वो कौन लोग थे? वीडियो बनाते, वो कौन लोग थे? वो किस तरह के मर्द थे? वो किस तरह के लोग थे? वहां पुलिस की नहीं जरूरत, कोई भी व्यक्ति उसे पकड़ लेता जो 17 चाकू मार रहा था, कोई भी व्यक्ति उसे दबोच लेता। भी एक वीडियो आया था हॉस्पिटल में मार रहे थे। उस समय उन्हें अपनी बेटी क्यों नहीं दिखती है? उस समय उसमें अपनी बहन क्यों नहीं दिखती है? उस समय उसमें अपनी माँ घर में दिखती है, बेटी ऐसी रहो, वैसे रहो, वैसे रहो, उसमें भी तो दिखनी चाहिए। अपनी बेटी के फोन पर तो एकदम परेशान हो जाते हैं, और वहां घटना हो रही हो तो उस समय अगर इस देश का प्रत्येक पुरुष भाई बन जाए बाहर, प्रत्येक पुरुष एक पिता बन जाए बाहर, प्रत्येक पुरुष एक मामा बन जाए बाहर, तो समाज में इतने पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आजकल तो मोबाइल फोन सबके पास है, सुरक्षा की भावना तो सब जगह यूज कर सकते हैं। और अगर किसी बेटी के साथ कुछ हो रहा है बाहर रात में, आपने सवाल किया, अगर 2 व्यक्ति भी इकट्ठे तुरंत हो जाएं, अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं होती वो उसके साथ कुछ भी कर सके गलत, वो भाग जाएगा तुरंत छोड़ के। 2 व्यक्ति केवल चल दें उसकी तरफ, सुरक्षा भावना से, उसे दूसरे भाव से नहीं। प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई लड़की अकेले दिखती है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर व्यक्ति की होनी। ये हमें कहां से आएगा? ये हमें नैतिक शिक्षा से आएगा, ये हमें स्कूल से आएगा। 5वीं के बाद 6ठी क्लास से हमें आना चाहिए, सुरक्षा की भावना आना चाहिए। बच्चा जब बचाया ऐसा हो तो तूने बचाया क्यों नहीं, बचाने का भाव आना चाहिए। ऐसा है प्रयास, राष्ट्रपति जी हर साल सम्मानित करती हैं, लेकिन हमें वो संख्या केवल राष्ट्रपति तक नहीं छोड़नी है। देश 140 करोड़ लोगों का है हमारा, हमें डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एनजीओ सम्मानित करें, हर कदम पे सम्मानित करें कि 10 बच्चे वो हैं जिन्होंने इस शहर की नहीं, इस मोहल्ले की
लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई और रिस्क लिया। उन्हें सम्मानित किया जाए, डीसीपी आके उन्हें सम्मानित करे, एसीपी उन्हें सम्मानित करे, सच्चो सम्मानित करे। लेकिन कई बार बचाने वाले खुद गवाह बना दिए जाते हैं, खुद परेशान कर दिए जाते हैं, खुद हरेसमेंट किया जाता है तो वो डरते रहते हैं। एक्सीडेंट वाले में अब ऐसा किया है बदलाव। पहले लोग छोड़ देते थे, तड़प रहा है छोड़ देते थे क्योंकि उन्हें कानूनी दिक्कत में, अब लोगों में ये भावना आई है। तो इसी तरह बच्चियों में भी, महिलाओं के लिए भी जाना चाहिए। जाएंगे नहीं तो कैसे हमारी 30% आरक्षण जो मोदी जी ने किया है संसद में, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, कैसे पूरा होगा? उसे पूरा करने के लिए तो हमें करना पड़ेगा ना, ये चीजें लानी पड़ेगी, सरकार के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने सभी चीज़ों के बारे में हमसे खुलकर बात की। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, बहुत बहुत। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हो सर के लिए तो आप नीचे कमेंट करके जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वो सारे सवाल इनके पास तक पहुंचा दें। जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाइप बाय निहारिका को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर आप इसे फॉलो कर लीजिएगा, पेज को लाइक कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आज के इंटरव्यू के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगी एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।